रात का वक्त। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सोना, शिवी और पीहू के साथ उनके कमरे में थी। वे तीनों पूल साइड पर बैठे बातें कर रहे थे। पीहू ने कहा, भाभी आपको पता है कल हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हमें नए स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए क्या करना चाहिए। ये सुनकर सोना ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों उनके वेलकम के लिए गाना गा सकती हो। शिवी ने निराश होते हुए कहा, लेकिन हमें तो गाना गाना नहीं आता। पीहू ने कहा, हाँ भाभी, हमारी आवाज एक बार कोई सुन ले तो बहरे ही हो जाए। सोना ने हैरानी से कहा, क्या इतने बेकार सिंगर हो तुम दोनों? शिवी और पीहू ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक साथ बोली, नहीं इतने भी नहीं है, लेकिन सोना ने बीच में कहा, लेकिन कुछ नहीं, चलो हमें गाना गाकर सुनाओ, फिर हम बताएंगे तुम दोनों कितनी अच्छी सिंगर्स हो। पीहू ने कहा, ठीक है मैं सुनाती हूँ आपको। ये कहकर उसने अपना गला साफ किया और अपना एक हाथ कान के पास रखकर गाना गाने लगी। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। उसके इतना गाते ही सोना और शिवी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता देख पीहू गाना गाना छोड़कर उन दोनों को घूरने लगी। सोना ने हंसते हुए कहा, पीहू तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर 2 मिनट और गाया तो हमारे पेट में हंसते हंसते दर्द ही हो जाएगा। पीहू ने चिढ़ते हुए कहा, भाभी मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन वो आप थी जिसे मेरा गाना सुनना था और अब आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। सोना ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, रुको हम सुनाते हैं तुम्हें कैसे गाना है। ये कहने के बाद उसने अपना गला साफ किया और गाना शुरू किया। खुमारी ऐसी चढ़ी है तेरी हम पर कि हम सुध-बुध ही खो बैठे। साजन तेरे प्यार में हम खुद को ही भूल बैठे। वो उठी और रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे गाना गाना जारी रखा। तड़पता है दिल तेरे पास ना होने से, होती है बेचैनियां। साजन तेरे दीदार के लिए राहों में हम पलके बिछाए बैठे हैं। खुमारी ऐसी चढ़ी है तेरी हम पर कि हम सुध-बुध ही खो बैठे। साजन तेरे प्यार में हम खुद को ही भूल बैठे। गाना गाते हुए वो इतनी खोई हुई थी कि उसे पता नहीं चला। एक कार अभी अभी गेट से अंदर आई। कुछ मिनट बाद सोना ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। सामने देखते ही उसे हिचकी आने लगी, क्योंकि उसके सामने वो काली गहरी आंखों वाला राक्षस जो खड़ा था। सोना ने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। डिम लाइट में उसका चेहरा चांद सा चमक रहा था। अंश बस एकटक उसे ही देख रहा था। वो कुछ ही मिनट पहले वहां आया था और आते ही उसके कानों में सोना की मिश्री सी आवाज पड़ी और वो पूल साइड पर आ गया। पीहू और शिवी अंश को वहां देखकर सोना को बिना डिस्टर्ब किए वहां से चले गए। सोना अंश के ऐसे उसे देखने से झेप गई। उसने हकलाते हुए पूछा, अब आप कब आए? शिवी और पीहू कहाँ हैं? उसके सवाल को सुनकर अंश ने कहा, वो दोनों तो कब के चले गए। सोना ने अपने मन में कहा, इन दोनों ने हमें बताया भी नहीं कि ये राक्षस आ गए हैं। इसका मतलब हम कब से इस राक्षस के सामने गाना गा रहे थे। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। उसने अंश से पूछा, अब आपने खाना खाया? अंश ने उसके सवाल पर सीधा सा जवाब दिया, नहीं। सोना ने कहा, ओ अब ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। अंश ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया और सोना भी उसके पीछे नीचे देखते हुए चल रही थी। तभी अचानक से अंश ने अपने कदम रोक लिए। सोना जो उसके पीछे आ रही थी वो उसकी पीठ से टकरा गई। उसने अपनी नाक सहलाते हुए सामने देखा। अंश को अपने सामने पत्थर की तरह खड़े देखकर उसने कहा, क्या आप हमारी नाक तोड़ना चाहते हैं? ऐसे बीच रास्ते में कौन खड़ा होता है? अंश ने उसकी लाल हुई नाक को देखा और कहा, तुम देखकर नहीं चल सकती तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम अपनी आंखें बंद करके चल रही थी क्या? सोना ने गुस्से से उसे देखा और अपना पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अंश के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, सो क्यूट बीवी। अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि वो बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था, तो उसने अपना चेहरा भावहीन कर लिया और खुद से कहा, ये मैं क्या कर रहा था? सोना अकेले अकेले बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर आई। वो अभी सीढ़ी से नीचे आ ही रही थी कि उसकी नजर शक्ति सिंह पर पड़ी, जो किचन से बाहर आ रहा था। शक्ति सिंह ने सोना को देखा, लेकिन उसे बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। सोना ने ज्यादा नहीं सोचा और वो किचन में आ गई। किचन में आते ही उसकी नजर शिवी पर पड़ी, जो सिंक के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा साफ कर रही थी। सोना ने कहा, शिवी। शिवी ने सोना की आवाज सुनी और वो हैरान हो गई। उसने जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे को ठीक किया और अपने चेहरे से पानी को साफ करते हुए पीछे पलट गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
ओ भाभी आप, मैं यहाँ पानी लेने आई थी। ये कहने के बाद वो फ्रिज के पास आई और पानी की बोतल निकाल ली। सोना ने देखा उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। शिवी ने सोना को नर्वस होकर देखा, फिर उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली गई। सोना ने उसे जाते हुए देखा। शिवी का बिहेवियर सोना को सस्पिशियस लग रहा था। कुछ देर बाद उसने खाना गर्म किया और वो उसे लेकर कमरे में आ गई। अंश भी तब तक कपड़े बदलकर सोफे पर बैठा था। सोना ने खाने की ट्रे टेबल पर रखी और कबर्ड के पास आ गई। उसने रात में पहनने वाले कपड़े निकाले और चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो व्हाइट कलर की सिल्क नाइट गाउन पहनकर बाहर आई और एक बुक लेकर बैठ गई। अंश उसकी एक एक हरकतों को देख रहा था। कुछ देर बाद उसने खाना खाया और अपना फोन लेकर स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन सोना तैयार होकर नीचे आई, जहाँ पर घर के सभी लोग लंच के लिए मौजूद थे। सोना सबके पास आकर बैठ गई। सोना ने देखा शिवी और पीहू का चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने पीहू से इशारा करके पूछा कि क्या हुआ, तो पीहू ने अपने कंधे उठा दिए। सोना उसके ऐसे करने से कंफ्यूज हो गई। तब तक अंश भी वहाँ आ गया। अंश सोना के पास बैठ गया। शक्ति सिंह ने कहा, अच्छा अंश, आज अग्रवाल साहब उनकी पुरानी हवेली पर आ रही हैं। हम सब आज शाम वहीं जा रहे हैं। शिवी और पीहू कॉलेज जा रही हैं, तो तुम भी बहू को लेकर आ जाना। उन्होंने तुम्हें याद किया है। ये सुनकर अंश खाना खाते हुए रुक गया। उसने कुछ देर सोचा और हाँ में सर हिलाया। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। अंश अपने स्टडी रूम में चला गया और सोना दूसरे काम में लग गई। इसी तरह शाम हो गई। शाम होते ही शक्ति सिंह अपनी पत्नी और नीलिमा के साथ नीलिमा के बाबा की हवेली पर चले गए। सम्राट और रिहान भी उनके साथ चले गए, क्योंकि सभी लोग आज वहीं पर डिनर करने वाले थे। शिवी और पीहू कमरे में आकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। दोनों ने मैचिंग गाउन पहना था, जिनमें वे दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। अभी वे दोनों तैयार हो ही रहे थे कि तभी शिवी के पेट में अचानक से दर्द हुआ। वो अपना पेट पकड़ते हुए बोली, आह मेरा पेट, और वो बेड पर बैठ गई। पीहू ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ शिवी, तुम ठीक हो ना? शिवी ने कहा, मेरे पेट में अचानक से दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है मेरे वो दिन आ गए हैं। लगता है मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। पीहू ने कहा, ठीक है फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम अकेली क्या करोगी? शिवी पीहू को कन्विंस करते हुए बोली, ये तो नॉर्मल है, तू जा, मैं ठीक हूँ। वैसे भी तेरा वहाँ होना जरूरी है, पार्टी होस्ट करनी है तुम्हें। पीहू ने कहा, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शिवी ने हाँ में सर हिलाया। पीहू अपनी कुछ जरूरतों का सामान लेकर चली गई। उसके जाने के बाद शिवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी सांसें तेज हो गई। इधर सोना नीलिमा की बाबा की हवेली जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग की नेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे और वो अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहन ही रही थी। उसने चूड़ियां पहनने के बाद सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसे मांग में सजाने वाली थी कि तभी अंश स्टडी रूम से बाहर आया। उसने सोना की परछाई को मिरर में देखा। उसे देखकर सोना के हाथ भी रुक गए और उसने अंश को देखा। दोनों की नजरें मिलते ही दोनों झेप गए। सोना जल्दी जल्दी में सिंदूर की डिब्बी टेबल पर रखकर खड़ी हो गई। उसने कहा, हम तैयार हैं, चले। अंश ने ये सुना और उसे फिर से देखने लगा। उसकी मांग सूनी थी, जिसकी वजह से अंश को सोना में कुछ तो कमी लग रही थी। अंश ने अपना गला साफ किया और उसके पास आ गया। सोना उसे अपने पास आते देखकर थोड़ी घबरा गई और अपने कदम पीछे ले जाने लगी। अंश उसके सामने खड़ा हो गया और टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर सोना को देखने लगा। सोना को याद आया, अभी अभी उसने उसे टेबल पर ऐसे ही रख दिया था। सोना उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, ओ हम इसे भूल गए, इसे हमें दीजिए। सोना उसे ले पाती, अंश ने उसमें से सिंदूर अपनी उंगलियों में लेकर सोना की मांग भर दी। उसने कहा, नाउ इट्स परफेक्ट। सोना हैरान हो गई, उसके हाथ हवा में ही रह गए। अंश ने उसे हैरान देखा तो डिब्बी उसके हाथ पर रखकर रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद वो एज यूजुअल ब्लैक शर्ट और पैंट पहनकर तैयार था। वो हर रोज की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अपनी स्लीव को रोल कर रहा था कि टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। अंश उसे रिसीव करते हुए बोला, हाँ वीरा। वीरा ने सामने से कुछ कहा, जिसे सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गई। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन रखा और सोना से कहा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें 1 घंटे बाद पिक करता हूँ। सोना ने हाँ में सर हिलाया और अंश वहाँ से चला गया। सोना ने अपने कानों के इयररिंग्स को निकाला और कपड़े बदलकर नीचे आ गई।
उसने देखा हवेली में कोई भी नहीं था और शिवी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। सोना ने अपने मन में कहा, शिवी और पीहू गए नहीं। इधर शिवी बेड के नीचे अपने घुटनों को गले लगाए बैठी थी। तभी उसे अपने कानों में किसी के कदमों की आवाज आई जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उसके साथ उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और शिवी बुरी तरह से कांपने लगी। उसने डरते हुए कहा, प्लीज ताऊजी मत कीजिए, मुझे तकलीफ होती है। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शिवी। इस आवाज को सुनकर शिवी हैरान हो गई। उसने अपना सर ऊपर करके देखा और अपने सामने खड़ी इंसान को देखकर उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। आखिर कौन आया है शिवी के कमरे में इतनी रात को? और क्या कभी शिवी अपने ताऊजी का सच सबके सामने लाने में कामयाब हो पाएगी? और क्या होगा जब बेनकाब होगा शक्ति सिंह का असली चेहरा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवी सोना को अपने सामने देखकर हैरान थी। सोना का भी कुछ यही हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अभी अभी उसने जो सुना था। वो शिवी के कंधों को हिलाते हुए बोली, शिवी तुम क्या कह रही हो? ताऊजी ने क्या किया? शिवी ने घबराई नजरों से सोना को देखा। वो गहरी सांसें लेते हुए बोली, भाभी वो ताऊजी। तभी सोना की नजर शिवी के हाथों पर पड़ी जिसमें उंगलियों के ताजे निशान थे। सोना उसे देखते हुए हैरान हो गई। सोना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शिवी के सामने करते हुए सख्ती से कहा, ये सब क्या है शिवी? किसने किया ये? शिवी उन निशानों को देखकर हैरान हो गई। उसे लगा जैसे उसके अंदर ब्लास्ट होने वाला था। उसने अपना हाथ सोना के हाथ से छुड़ाया और जमीन से उठते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, ये उस रात। वो फिर से झूठ बोलने जा रही थी, लेकिन सोना उसका हाथ पकड़कर उसे फेस करते हुए बोली, झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करो शिवी, क्योंकि अब हमें सब कुछ समझ आ रहा है। शिवी ने नहीं में सर हिलाया। सोना ने कहा, हम अभी तुम्हारे भैया को बताते हैं, वो ही अब तुमसे बात करेंगे। ये सुनकर शिवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सोना कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी तो शिवी उसके पैरों में गिरते हुए बोली, नहीं भाभी प्लीज भाई को मत बताना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वो भाई को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर सोना हैरान हो गई। शिवी ने रोते हुए कहा, भाभी वो ताऊजी ने कहा था उनके पास भाई के खिलाफ कई सारे ऐसे सबूत है जिसे अगर वो कानून के हवाले कर दे तो उन्हें जेल होगी और फिर फांसी होगी। भाई इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे, वो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ये कहते हुए उसे हिचकी आने लगी। सोना डिसबिलीफ में उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ताऊजी ऐसा भी कुछ कर सकते थे। अपने ही घर की बेटी के सम्मान के साथ इतना बुरा वो कैसे कर सकते थे? शिवी ने आगे कहा, प्लीज भाभी भाई को कुछ भी मत बताना। सोना ने कहा, तुम अपने भाई से इतना प्यार करती हो कि तुम उसे बचाने के लिए अपनी। ये कहते हुए सोना का गला भर आया। शिवी ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। सोना को याद आया उसने जब पहली बार शिवी के हाथों में वो निशान देखा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे हर एक पल याद आ रहा था। जब भी शिवी के सामने ताऊजी का जिक्र होता, शिवी कितनी डर जाती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस जवाब को सुनने के लिए खुद को संभालने लगी जिसका वो सवाल करने वाली थी। सोना ने पूछा, कब से? ये सब कब से चल रहा है? शिवी ने अपना सर झुका लिया और कहा, तीन साल से। उसने सोना को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीप के एक्सीडेंट से लेकर उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उनके साथ बुरा करवाने तक। कल रात शिवी किचन में थी, तब शक्ति सिंह ने उसे पार्टी में जाने से मना किया था। फिर सोना ने शिवी को बेड पर बैठाया और उसके आंसू साफ करते हुए बोली, डोंट क्राई शिवी, हम है ना, अब से ताऊजी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। हम उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएंगे। उसने इतना कहा ही था कि उसके पीछे से किसी की भारी आवाज आई, ऐसा तब होगा ना जब तुम दोनों जिंदा बचोगी। सोना और शिवी ने ये सुना और वो दोनों शॉक हो गए। किसी ने भी पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था ये कौन हो सकता था। कुछ ही पल बाद दोनों ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। शिवी सोना के सीने से लगकर कांपने लगी थी। सोना ने भी कसकर शिवी को पकड़ रखा था। उन दोनों ने शक्ति सिंह को देखा जो गुस्से से उन दोनों को घूर रहे थे। शक्ति, शिवा और सबको कुछ काम का बहाना करके घर वापस आ गया। सोना ने अपनी जलती हुई लाल आंखों से उन्हें देखा और कहा, आपको शर्म नहीं आती अपने ही घर की इज्जत के साथ खेलते हुए? हमें यकीन नहीं होता, आप जो हर वक्त इज्जत, संस्कार और परंपरा की बातें करते रहते थे, वो अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा कर सकता है। हमें घिन आ रही है आपसे।
ये सुनकर शक्ति सिंह ने गुस्से से कहा, कोई बेटी नहीं है ये हमारी, और ना ही ये इस घर का खून है। ये शिवा और बाबा के द्वारा सड़क से उठाकर लाई हुई गंदगी है, जिसे हमने अपने घर पर पनाह दी। इसमें गलत क्या है अगर ये हमारे किए का एहसान उतार रही है। सोना ने ये सुना और उसे यकीन नहीं हुआ। वो शक्ति सिंह के मुंह से कुछ ऐसा भी सुन सकती थी। उसने शिवी को देखा जो उसकी बातें सुनकर कांप रही थी। सोना ने नफरत से कहा, आपकी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अगर ये इस घर का खून नहीं है तो क्या हुआ? ये एक लड़की है। आपने इसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? कितने गिरे हुए हैं आप। शक्ति सिंह ने गुस्से से शिवी का हाथ पकड़ा और उसे सोना से दूर करते हुए कहा, तुम अपनी औकात मत भूलो लड़की। तुम हमारे पैरों के धूल के समान भी नहीं हो। तुम इस घर में इसलिए हो क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ रहने दिया, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं तुझे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहने के बाद शक्ति सिंह ने किसी को आवाज दी। कमरे का दरवाजा खोलकर 2 लोग अंदर आ गए। वे दोनों शक्ति सिंह के खास आदमी थे जो सिर्फ उसके लिए काम करते थे। उन्हें देखते हुए सोना थोड़ी घबरा गई। शक्ति सिंह ने गुस्से से कहा, पकड़ो इसे। उसका कमांड सुनकर वे दोनों लोग सोना की तरफ बढ़ने लगे। सोना ने पास के टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और शक्ति सिंह के सर पर दे मारा, जिससे शक्ति सिंह ने शिवी का हाथ छोड़ दिया और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गया। सोना ये देखकर जोर से चिल्लाई, शिवी भागो यहाँ से। तब तक उन दोनों ने सोना को पकड़ लिया। उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पर इस वक्त उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था जो उनकी आवाज सुन पाए। घर के लोग पहले ही बाहर गए थे और घर में काम कर रहे लोगों को शक्ति सिंह ने वहाँ से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था सोना अंश के साथ नहीं गई थी। सोना फिर से चिल्लाते हुए बोली, शिवी भागो यहाँ से जल्दी। शिवी ने ये सुना और अपना होश संभालते हुए वहाँ से भाग गई। उसे भागता देखकर शक्ति सिंह का एक आदमी भी उसके पीछे भागा। शक्ति ने उसे भागते हुए देखा तो सोना को गुस्से से घूरने लगा। वो उसके पास आया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सोना की नाक से खून आने लगा। शक्ति को इतने गुस्से में देखकर सोना घबरा गई। उसने अपना हाथ शक्ति सिंह के हाथ से छुड़ाना चाहा तो शक्ति सिंह ने उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से सोना का सर घूम गया। शक्ति ने कहा, इसे जिंदा मत छोड़ना, अब ये मेरे लिए खतरा बन चुकी है। उसका आदमी सोना को अपने कंधे पर उठाकर ले गया। उसके जाने के बाद जो आदमी शिवी के पीछे गया था वो शक्ति सिंह के पास आते हुए बोला, मालिक वो मेरे हाथ नहीं लगी, पता नहीं कहाँ भाग गई। शक्ति सिंह ने कहा, उसे छोड़ो, उसे मैं देख लूंगा। तुम दोनों उस लड़की को ठिकाने लगा दो। जाओ जल्दी, इससे पहले अंश आ जाए। वो आदमी वहाँ से चला गया। शक्ति सिंह अपने चोट को हाथ लगाकर देखते हुए बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो कार में बैठकर कहीं चला गया। 1 घंटे बाद अंश और वीरा घर आ गए। घर के अंदर आते ही उन दोनों को घर पर सन्नाटे का एहसास हुआ। अंश अपनी एक भौं उठाकर देखते हुए वीरा से बोला, यहाँ की सारी मेड्स कहाँ हैं? वीरा ने कहा, सर मैं अभी पता करता हूँ। अंश फोन चलाते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में आया तो वहाँ पर भी उसे सन्नाटा पसरा हुआ महसूस हुआ। उसने सोना को आवाज दी, बीवी बीवी, लेकिन अंश को सोना का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो सोना को सभी तरफ ढूंढने लगा, लेकिन सोना का कुछ भी पता नहीं चला। वो कमरे से बाहर आया और पूरी हवेली में सोना को आवाज देने लगा। शिवी जो अपने मुंह पर हाथ रखकर एक बड़ी सी टेबल के नीचे घुसकर बैठी थी, उसने जब अंश की आवाज सुनी तो उसे अपने दिल में सुकून का एहसास हुआ। वो टेबल के नीचे से बाहर आई और अंश को आवाज देते हुए बोली, भाई। शिवी की आवाज सुनकर अंश उस तरफ बढ़ गया। शिवी को उस हाल में देखकर अंश भागकर उसके पास आ गया। शिवी उसके गले लगते हुए बोली, भाई वो लोग भाभी को ले गए, वो उसे मार देंगे, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। ये कहने के बाद शिवी ने जो अब तक अपना होश संभाला था वो बेहोश हो गई। अंश ने उसके गाल को थपथपाया और चिल्लाते हुए बोला, कौन ले गया उसे? शिवी उठो, कौन ले गया उसे? लेकिन शिवी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इधर शक्ति के लोग सोना को कहीं लेकर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को दूसरी कार ने टक्कर मारी। उनकी कार अचानक से हुए इस अटैक से संभल नहीं पाई और वो किनारे पर लगे पोल से टकरा गई। दूसरी कार से कुछ लोग बाहर आए और शक्ति के लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे वे दोनों वहीं मर गए। तभी एक आदमी उस कार के पास आया और उसमें से बेहोश सोना को लेकर अपनी कार में बैठ गया। 1 घंटे बाद सोना को होश आया। उसकी आंखों में पट्टी थी और उसने महसूस किया वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। कुछ देर पहले का सब याद आते ही वो घबरा गई। शिवी कहाँ है? उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो किसी की बातें सुन सकती थी। अभी सुबह होने में कुछ वक्त है, तब तक इस लड़की को होश नहीं आना चाहिए, सर आते ही होंगे।
सोना को महसूस हो रहा था वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तभी फिर कोई बोला, बॉस अभी आते ही होंगे, कुछ लोग बाहर चलो और कुछ लोग यहीं इस लड़की के पास रहो। इस बार सोना के कान में दूसरे आदमी की आवाज आई। कुछ पल बाद सोना को पैरों की आवाज आई जो उससे दूर जा रहे थे। उसने अपना सर जोर से हिलाया, उसकी पट्टी आंख से खिसक गई। उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और इधर उधर देखा। वो जगह बहुत बड़ी थी, जैसे कोई फैक्ट्री हो। हल्के अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने देखा कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे जो खतरनाक दिख रहे थे। उनके हाथ में हथियार थे। सोना डर गई। उसने अपने पैर सिकुड़ लिए और कुर्सी के हैंडल को जोर से पकड़ लिया। किसी का ध्यान उस पर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का नाम लिया। कुछ देर बाद उसके कान में किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई उसकी तरफ ही आ रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान हो गई। आखिर किसने सोना को कैद कर रखा है और कैसे सोना शक्ति सिंह का सच अंश के सामने लाएगी? क्या होगा जब सारा सच सामने आएगा और क्या कभी अंश सोना को अपनाएगा? अब क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना अपने सामने खड़े उस इंसान को देखकर हैरान थी। सोना ने हैरानी से कहा, ईशा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? ईशा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए बोली, यस डार्लिंग, इट्स मी। फाइनली तुम मेरे हाथ लग गई। सोना खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम हमें यहाँ लेकर क्यों आई हो? जाने दो हमें, हमें शिवी के पास जाना है। सोना ने इतना कहा ही था कि ईशा ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे सोना का सर एक तरफ को झुक गया। उसने हैरान नजरों से ईशा को देखा। ईशा ने गुस्से से सोना को उसके बाल से पकड़ा और उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोली, शट योर माउथ यू फूल। तुम्हें मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। सोना उसके चिल्लाने से सहम गई। उसने ईशा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो, शिवी को हमारी जरूरत है। ईशा ने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, कभी नहीं। तभी उसके पीछे से एक भारी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। ईशा ने इस आवाज को सुना और उसने सोना के बाल को छोड़ दिया। सोना ने डरते हुए ईशा के पीछे देखा। ईशा के पीछे से एक आदमी चलते हुए आ रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। सोना ने उसे देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट था। सोना अब और ज्यादा घबरा गई। उसने कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। सम्राट अपने दोनों हाथों को पैंट के पॉकेट में डालकर चलते हुए उसके पास आया और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, वेल, ये तो अब पॉसिबल नहीं है मिसेज रायजादा। सोना ने ये सुना और उसे देखने लगी। कुछ पल बाद उसने कहा, सम्राट प्लीज, वहाँ पर शिवी को हमारी जरूरत है वहाँ। वो कह ही रही थी कि सम्राट ने बीच में कहा, कमाल की है आप भी मिसेज रायजादा। यहाँ मरने वाली आप है और अपनी जान की फिक्र करने की बजाय आपको दूसरों की चिंता हो रही है। ये सुनकर सोना ने उसे हैरानी से देखा। उसने धीरे से डरते हुए पूछा, क्या मतलब? ईशा ने चिढ़ते हुए कहा, इसके कहने का मतलब ये है कि तू अब यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगी। उसकी बात सुनकर सोना उन दोनों को सहमी नजरों से देखने लगी। उसने कहा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो ये? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई क्योंकि ईशा उसकी बात काटते हुए बोली, तू अब भी ये पूछने की हिम्मत कर रही है? क्या तुझे नहीं पता तूने क्या किया है? तूने मेरे अंश को मुझसे छीना है। शादी होने वाली थी हमारी, प्यार करती हूँ मैं अंश से, तूने उसे मुझसे छीन लिया। ये कहते हुए वो अग्रेसिवली सोना की तरफ लपकी, लेकिन सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे शांत कराते हुए बोला, ईशा, शांत हो जाओ, अब ये कुछ नहीं कर सकती। तुम बेकार में अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट कर रही हो। ईशा अपने दोनों हाथ बांधकर गुस्से में खड़ी हो गई। सम्राट ने कहा, जाओ तुम यहाँ से, मैं इसे संभाल लूंगा। ईशा पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सम्राट ने कहा, वेल, आपको यहाँ लाने का मेरा रीजन थोड़ा अलग है मिसेज रायजादा। सोना ने डरते हुए पूछा, क्यों? सम्राट उसके कान के पास झुका और फुसफुसाते हुए बोला, बिकॉज मैं उसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसकी गर्म सांसों को अपने गले के पास महसूस करके सोना के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद था एक बार उसने यही कहा था, लेकिन तब वो उसके जहन से उतर गया था। सम्राट सीधा खड़ा हुआ और अपने हाथों को पैंट के पॉकेट में डालते हुए कैजुअली बोला, मैं तो चाहता ही हूँ अंश यहाँ आए तुम्हें बचाने के लिए, उसके बाद मेरे लोग उसे, यू नो व्हाट आई मीन। सोना का दिल घबराहट की वजह से जोर जोर से धड़कने लगा।
सम्राट ने उसे घबराते हुए देखा तो उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, वेल, मैं आपको मारना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ आगे किया जिसमें एक आदमी ने आकर चाकू रख दिया। चाकू देखकर सोना की सांसें उसके गले में अटक गई। सम्राट चाकू की नोक को अपनी उंगली में छूते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत जैसे आसमान से उतर आई कोई अप्सरा। और मेरा मानना है कि तुम्हारी जैसी अप्सरा की जगह धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में होती है। ऐसा कहते हुए उसने चाकू को सोना के चेहरे से नीचे करते हुए उसके गले पर लगा दिया। सोना के मुंह से हल्की सी आह निकली। आह! सम्राट की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। तुम्हें तो मैं अंश के सामने तड़पा कर मारूंगा, जिस तरह उसने उसे मारा था। सम्राट का पागलपन देखकर सोना ने कांपते हुए कहा, प्लीज लीव मी। सम्राट सोना को घूरते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। मैं अंश से इतनी नफरत करता हूँ कि मैं उसके आसपास की सारी चीजों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो भी उसे खुशी देती है। जैसे तुम। क्या तुम अपनी मौत की वजह नहीं जानना चाहती? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि उसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। आज उसके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा हुआ करता था। उसने मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। That's why he deserves death। ये कहते हुए उसने चाकू सोना के बाह पर स्टेप किया। सोना जोर से चीखी। हाँ! उसे इतना दर्द महसूस हो रहा था कि वो छटपटाने लगी, लेकिन उसके हाथ बांधे हुए होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाई। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चोट से खून जमीन पर पानी की बूंदों की तरह टपक रहा था और उसके रोने की आवाज पूरी जगह पर गूंज गई। उसकी आवाज सुनकर सम्राट जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसे तड़पता देखकर सम्राट के दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। सोना को इतना दर्द हो रहा था कि उससे सहन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद सम्राट एकदम से शांत हो गया और बिना किसी भाव के अपने लोगों से बोला, इसका ध्यान रखना, इसे होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। और वो अपना कपड़ा ठीक करते हुए वहाँ से चला गया। हवेली में सबको पता चल गया था कि घर से सोना और शक्ति सिंह मिसिंग थे और शिवी बेहोश हालत में घर पर मिली थी। सबको लग रहा था ये उनके किसी दुश्मन का काम है, क्योंकि जब हवेली में वो सब हुआ था तब वहाँ पर कोई भी नहीं था, गार्ड्स के अलावा। लेकिन शक्ति सिंह के वफादार होने की वजह से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। सब घर पर परेशान थे। अंश और शिवा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे सोना और शक्ति का पता करने की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। शिवी की हालत के बारे में सुनते ही शौर्य और दीप के घर से हवेली के लिए निकल गए थे। वे अभी जा ही रहे थे कि एक तेज रफ्तार से आ रही कार उनकी कार से आगे आ गई। शौर्य ने उसे बचाने के लिए अपनी कार घुमाई, लेकिन तब तक उनकी कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। शौर्य और दीप को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। शौर्य ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और कार से बाहर आया। जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी, शौर्य उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आकर उसके मिरर को जोर जोर से मारने लगा। उसने कहा, अबे जब संभाली नहीं जाती तो पीता क्यों है? तू अभी कार से बाहर आ। तभी उस कार का गेट खुला और उसमें से एक शॉर्ट ड्रेस पहने खूबसूरत सी लड़की बाहर आई। उसने अपनी आंखों पर पावर का चश्मा लगा रखा था और वो गुस्से से शौर्य को देख रही थी। शौर्य भी उसे देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गया। उस लड़की ने अपनी आंखों में चश्मे को एडजस्ट किया और गुस्से से बोली, सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम रॉन्ग साइड से ड्राइव कर रहे थे। इतनी क्यूट सी लड़की के मुंह से इतनी तीखी बातें सुनकर शौर्य ने गुस्से से उसे घूरा। उसने कहा, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी कार के सामने आ गई थी, मैं नहीं, समझी तुम? शौर्य कुछ कहता उससे पहले दीप उसके पास आते हुए जल्दी से बोला, शौर्य इसे छोड़, हमें जल्दी हवेली जाना है, तू चल यार। शौर्य ने अपने लेदर कोट को झटका और अपनी कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन अपनी कार की बुरी हालत देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, हो मेरी फेवरेट कार। वो गुस्से से उस लड़की के पास आया और गुस्से से बोला, अगर मैं अभी जल्दी में नहीं होता तो तुम जैसी नकचड़ी लड़की को जरूर सबक सिखाता। वो लड़की भी गुस्से से शौर्य को घूरते हुए बोली, और रियली गलती तुम करो और सारा इल्जाम मुझ पर लगाओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अभी तुम्हें मुझे छेड़ने के इल्जाम में जेल भिजवा सकती हूँ। शौर्य ने ये सुना और उसे घूरने लगा। उसे उस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो लड़की नहीं होती तो पक्का आज उसके हाथों पीटी होती।
अचानक से शौर्य ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाया और उसे कार के पिछली सीट पर फेंकते हुए बोला, अब आराम से मुझे जेल भेजने के बारे में सोचते रहना। मिस चश्मिश, वो लड़की जोर से चिल्लाई। हाउ डेयर यू टू टच मी। दीप भी शौर्य की इस हरकत से हैरान हो गया। शौर्य उस लड़की की कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए दीप से बोला, अब तू वहाँ खड़ा क्या कर रहा है, चल जल्दी। दीप अपने होश में आया और जल्दी से वो भी कार में आकर बैठ गया। शौर्य ने कार स्टार्ट कर उसे हवेली की तरफ घुमा लिया। वो लड़की शौर्य को मारते हुए बोली, तुम मुझे किडनैप कर रहे हो, कार रोको, आई विल कंप्लेन टू द पुलिस। लेकिन शौर्य नहीं रुका। लगभग आधे घंटे बाद वे लोग हवेली पहुंच गए। शौर्य और दीप उस लड़की को कार में ही छोड़कर हवेली के अंदर चली गई। वो लड़की भी कार से बाहर आई और बड़ी सी हवेली को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने कदम हवेली के अंदर की तरफ बढ़ाया। शौर्य और दीप शिवी के पास पहुंचे। शिवी नीलिमा के कमरे में बेहोश हालत में पड़ी थी। दीप उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शिवी। शौर्य ने रिहान से पूछा, घर से 2 लोगों को अगवा कर लिया गया, लेकिन किसी को कुछ कैसे नहीं पता चला, और अंश कहाँ है? इधर अंश एक सुनसान जगह पर बनी फैक्ट्री के सामने खड़ा था। कुछ वक्त पहले उसके पास एक अनजान नंबर से एसएमएस आया था। उसमें सोना की फोटो के साथ एक एसएमएस लिखा था, बचा सकते हो उसे तो बचा लो। अंश उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था, जिस पर लगा खून जमीन पर उसके पैर के पास टपक रहा था। उसके सामने कई लोगों की लाशें बिछी थी, जिनकी जान अभी अभी अंश ने ली थी। उन लोगों का खून उसके कपड़े और चेहरे से टपक रहा था। रात के अंधेरे में उसकी काली गहरी आंखें चमक रही थी। वो उन लाशों के ऊपर से होते हुए फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। तभी फैक्ट्री के अंदर मौजूद लोगों की नजर अंश पर पड़ी और सम्राट के ऑर्डर के अनुसार वे लोग अंश पर हमला करने के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे, लेकिन मजाल थी कि अंश की आंखों में जरा भी खौफ हो। उसकी नजर उसके सामने एक कुर्सी पर बंधी लड़की पर टिकी थी, जिसकी बाजू से खून टपक कर जमीन को गीला कर रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अंश की पकड़ हथियार पर कस गई। क्या अंश सोना को बचा लेगा, या फिर दोनों कभी इस जगह से लौटकर नहीं जा पाएंगे? और क्या होगा जब अंश को सम्राट के प्लान के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना को उस हाल में देखकर अंश का खून खौल गया। उसने अपने हथियार पर पकड़ कस दी और उन लोगों पर अपना गुस्सा उतारने लगा जो उसे घेर कर खड़े थे। उनकी चीखें सोना के कान में पड़ने से सोना की आंख खुली। उसने आधी खुली आंखों से सामने देखा और अंश को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उन सब से फाइट करते हुए भी अंश की नजर बस सोना पर थी। वो उसे देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोना उसे अपने पास आते देख रही थी। अंश पूरी तरह से खून से नहाया हुआ लग रहा था। उसने सबको मार दिया था। उसकी आंखों में किसी भी तरह के कोई भाव नहीं थे। आज सच में सोना अंश का रियल साइड देख रही थी। उसे अपने पास आते देख सोना घबरा गई। उसके होंठ थरथरा रहे थे और आंखों में डर दिखाई दे रहा था। अंश उसके पास आया और घुटनों पर बैठकर उसके हाथ और पैरों से रस्सी खोलने लगा, लेकिन उसकी नजर सोना के चेहरे पर ही थी। सोना भी अंश की आंखों में देख रही थी। अंश ने जल्दी से उसकी रस्सी खोली। सोना को अपने हाथ में तेज दर्द का एहसास हुआ। तभी चुपके से एक आदमी अपने हाथ में लोहे का रॉड लेके अंश के पीछे आया और उसके सर पर जोर से वार किया। सोना के मुंह से जोर से निकला, अंश, और उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन अंश ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। वो आदमी जिसने अंश को पीछे से मारा था, वो भी अंश को ऐसे देखकर हैरान हो गया। उसने फिर से एक बार वार किया, लेकिन अंश ने इस बार भी बिना पीछे देखे रॉड को एक हाथ से पकड़ लिया और उस आदमी के गले में घुसा दिया। ये देखकर सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंश के इस रूप से डर लग रहा था। अंश ने देखा सोना को गहरा कट लगा है और उसके हाथों में रस्सी से निशान बन गए थे। अंश खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए झुका, तो सोना ने उसे अपने एकदम करीब देखकर खुद को सिकोड़ लिया। अंश ने ये देखा और वो रुक गया। सोना के माथे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। अंश ने उसे अपने हाथ से साफ किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। सोना अपनी घबराई नजरों से अंश को देख रही थी। अंश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बाहर ले जाते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो। सोना ने वैसा ही किया। अंश नहीं चाहता था सोना बाहर का खतरनाक नजारा देखे,
इसलिए उसने उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहा था। तभी पीछे से दीप और शौर्य भागते हुए आए। उनके साथ वीरा और कुछ गार्ड्स भी थे। सबने उस जगह को घेर लिया। दीप और शौर्य ने अंश को देखा तो वे भी घबरा गए। उन दोनों ने गहरी सांस ली। अंश और सोना ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों खून से नहाए हुए हो। अंश उन दोनों को इग्नोर करके सोना को लेके बाहर चला गया। दीप और शौर्य उसके पीछे भागे। गार्ड्स ने उस जगह की तलाशी ली कि कोई बचा तो नहीं है। अगर उस जगह को कोई नॉर्मल इंसान देखता तो वो वहीं बेहोश हो जाता। दीप ने आकर गाड़ी के पीछे का गेट खोला। अंश सोना को लिए ही कार के अंदर बैठ गया। सोना अब भी उसकी आंखों में देख रही थी और अंश ने उसके गले पर हाथ रखा तो सोना की आंखें बंद हो गई और उसका सर एक तरफ झुक गया। अब वो बेहोश हो गई थी। उनसे कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी जिसमें सम्राट गुस्से से बैठा उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा और झल्लाते हुए बोला, अंश, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद अंश सोना को लेकर हवेली आ गया। अंश सोना को लेकर अंदर चला गया। अब तक सुबह हो चुकी थी और घर के सभी लोग लिविंग रूम में थे। वो लड़की जिसे कल रात शौर्य अपने साथ लेकर आया था वो भी वहीं पर थी। शौर्य ने उसे गेस्ट रूम में रहने के लिए कहा था। रिहान, ताईजी, पीहू और नीलिमा सोफे पर बैठे थे। तभी उनकी नजर अंश पर पड़ी। दोनों की हालत देखकर सबने अपनी आंखें बंद कर ली। पीहू डर से नीलिमा के गले लग गई। अंश सोना को अपने कमरे में ले गया। वो लड़की जो शौर्य के साथ आई थी वो भी उसके कमरे के बाहर खड़ी अंश और सोना को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अंश कमरे में आया और सोना को बेड पर लेटा दिया। दीप सोना के पास आया और उसकी चोट को साफ करते हुए पट्टी करने लगा। उसने सोना के सफेद चेहरे को देखा और कहा, आई थिंक इसका खून बहुत ज्यादा बह गया है। हमें इसके लिए खून का इंतजाम करना होगा। अंश जो अब तक खुद को संभाले हुए था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। रिहान और शौर्य ये देखकर उसके पास आ गए। दोनों ने अंश को संभाल कर उठाया और उसे सोफे पर लेटा दिया। कमरे में खून की बदबू फैल गई थी। शौर्य ने जल्दी से पूल साइड का मिरर वॉल खोल दिया जिससे कमरे में फ्रेश हवा आने लगी। दीप ने पीहू से सोना के कपड़े बदलने के लिए कहा और वो लोग अंश को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। पीहू को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सोना को अंश की शर्ट पहना दिया। कुछ देर बाद वे सब लोग लिविंग रूम में आ गए। वहाँ पर उन दोनों ने क्या देखा था वो उन्हें बताते हुए भी डर लग रहा था। तभी शारदा ने फिक्र करते हुए कहा, तुम्हारे ताऊजी, उनका कुछ पता चला? कहाँ है वो? उनका फोन भी बंद बता रहा है। हमें तो डर लग रहा है कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर बाद अंश उन्हें कमरे से बाहर आता नजर आया। सब उसे देखकर सोफे से खड़े हो गए। अंश ने कहा, शिवी कहाँ है? उसके सवाल को सुनकर नीलिमा उसके पास आते हुए बोली, शिवी मेरे कमरे में है अंश, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अंश ने उसके सवाल को इग्नोर किया और नीलिमा के कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद किया और बेड पे सो रही शिवी को देखने लगा। उसने उसके पास बेड पर बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। किसी के छूने का एहसास होते ही शिवी की नींद टूट गई और वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसे लगा जैसे शक्ति सिंह हो। उसने कहा, नहीं, लेकिन अंश को अपने सामने देखकर वो उसके गले लग गई। उसने कहा, भैया, वो भाभी को ले गए, ताऊजी। उसने इतना ही कहा था कि अंश ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। तो उसकी घबराई आंखों में देखते हुए बोला, तुम जानती हो ना यहाँ पर कुछ लोग घुस आए थे गार्ड्स की नजरों से बचकर। उन्होंने तुम पर हमला किया और सोना को वे लोग ले गए, लेकिन तुम्हें नहीं पता ताऊजी कहाँ है, राइट? ये कहने के बाद उसने शिवी के मुंह से हाथ हटा लिया। शिवी वो सब सुनने के बाद अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं भाई, यहाँ। वो कह ही रही थी कि अंश ने उसे आंखें दिखाते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैंने कहा ना यहाँ कुछ लोग घुस आए थे। शिवी अंश की बात को समझ गई और उसने हाँ में सर हिलाया। अंश उसके आंसू साफ करते हुए बोला, डोंट वरी, ही विल डेफिनेटली गेट पनिश्ड। शिवी ने हाँ में सर हिलाया और फिर से उसके सीने से लग गई। उसे आज पहली बार उसके दिल में सुकून का एहसास हो रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। उसने कहा, भाई, भाभी ठीक है ना? अंश ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर उससे बात करने के बाद अंश कमरे से बाहर आया। सबकी आंखों में सवाल देखकर अंश सोफे पर आकर बैठ गया। शारदा ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ था अंश? तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं? अंश ने सबको वही बताया जो उसने शिवी को कुछ मिनट पहले समझाया था। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। शौर्य ने कहा, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे? अंश ने कहा, आई डोंट नो, इसलिए मैं यहाँ की सिक्योरिटी बदल रहा हूँ। अंश की बात सुनकर एक बार फिर से सब हैरान हो गए। शारदा ने कहा, लेकिन तेरे ताऊजी? अंश ने कैजुअली कहा,
ताऊजी ने कहा था वो कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे आप सबको बताने के लिए कहा था, लेकिन ये सब हो गया। उसकी बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। कुछ देर इसी तरह बात करने के बाद अंश कमरे में जाने के लिए सोफे से खड़ा हुआ तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। उसने कहा, ये कौन है? शौर्य और दीप उस तरफ देखने लगे जहाँ पर अंश देख रहा था। उस लड़की को वहाँ देखकर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो लड़की अपना चश्मा ठीक करते हुए अंश को सहमी नजरों से देख रही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले उसने उसे खून से नहाया हुआ जो देखा था। अंश उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन शौर्य उसके बीच में आते हुए बोला, ओ अंश, इस लड़की को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अंश ने उसे घूर कर देखा। शौर्य ने अंश को उस लड़की के वहाँ होने का रीजन बताया तो अंश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, इसे इसके घर छोड़ दो, और वो कमरे की तरफ बढ़ गया। शौर्य ने उस लड़की को देखा। वो लड़की जो अब तक अंश को डरते हुए देख रही थी, उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और वो शौर्य पर चिल्लाते हुए बोली, यू इडियट, तुम मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? मुझे अभी के अभी घर छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। शौर्य उसके ऐसे चिल्लाने से बोला, तुमने ये क्या पुलिस लगा रखा है? मैं क्या डरता हूँ पुलिस से? जाओ जाकर कंप्लेन कर दो। मैं भी कह दूंगा तुम पीकर कार चला रही थी और मेरी कार का एक्सीडेंट कर दिया। उस लड़की ने उसे घूर कर देखा और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, यू? शौर्य उसकी उंगली को पकड़ते हुए बोला, हाँ मैं। शौर्य और वो लड़की एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज आई। दोनों हड़बड़ा गए और शौर्य ने उसका हाथ छोड़ दिया। दीप शौर्य के पीछे से उनके पास आते हुए बोला, तुम दोनों में क्या चल रहा है? उसकी बात सुन के वो लड़की और शौर्य एक दूसरे को देखने लगे और फिर दीप को घूरने लगे। दोनों ने एक साथ कहा, नहीं, हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा। और वे दोनों दूर से एक दूसरे को चिढ़ते हुए देखने लगे। उन दोनों को ऐसे देखकर दीप को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली। उसने कहा, वैसे ब्यूटीफुल लेडी, आपका नाम और पता क्या है? शौर्य आपको घर छोड़ देगा। उस लड़की ने दीप को चिढ़ते हुए देखा और कहा, मेरा नाम नालंदा ठाकुर है, प्यार से सब मुझे नंदू बुलाते हैं, और मेरा पता है। उसने अपना पता बताया। दीप ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम दीप है, प्यार से सब मुझे दीप ही बुलाते हैं। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे किया। नालंदा ने पहले उसके हाथ को देखा, फिर दीप को देखने लगी। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे किया और उससे हैंडशेक किया। उसने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शौर्य उन दोनों को घूर रहा था। दीप ने शौर्य की नजरें खुद पर महसूस की तो उसने नालंदा का हाथ छोड़ दिया। दीप ने कहा, नंदू, तुम्हें शौर्य घर छोड़ देगा। नालंदा ने शौर्य को खा जाने वाली नजरों से देखा और अपना पैर पटकते हुए बाहर की तरफ चली गई। शौर्य उसे घूर के देखने लगा और दीप शौर्य को देखने लगा। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नंदू, कितना प्यारा नाम है ना? शौर्य ने उसे घूर कर देखा। दीप ने कहा, लेकिन मुझे ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही थी? आई थिंक ये वही लड़की है ना जो उस दिन होटल में अकेले बैठकर खाना खा रही थी। शौर्य हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ ये वही है। दीप ने कहा, ओ, तो अब मैं समझा तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए थे। नॉट बैड, नॉट बैड। लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हें भाव देगी। देखा नहीं, जंगली बिल्ली है वो, कैसे पंजे मारने के लिए झपट रही थी। शौर्य अपनी शर्ट का कॉलर उठाते हुए अकड़ से बोला, जंगली बिल्ली को काबू कैसे करना है वो मुझे अच्छे से पता है। चलो बाय अब। ये कहकर वो अपना हाथ हिलाते हुए चला गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश कमरे में आया। उसने सोना के सफेद पड़ चुके चेहरे को देखा और फिर खुद को देखने लगा। उसके पास से खून की हल्की बू आ रही थी। उसने कबर्ड से कपड़े लिए और वॉशरूम में चला गया। कुछ वक्त बाद वो खुद को साफ करने के बाद बाहर आया और सिगरेट उठाकर पूल साइड पर चला गया। कुछ वक्त बाद सोना की आंखें एकदम से कस गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही थी। उसके हाथ बेडशीट पर कस गए जब उसने सपने में खुद पर चाकू से वार होते देखा। हाँ, इसी के साथ वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और हांफने लगी। अंश जो पूल साइड पर सिगरेट का कश ले रहा था, उसने सोना की आवाज सुनी तो जल्दी से अंदर भाग कर आया। उसने देखा सोना अपना सर पकड़ बैठी तेज तेज सांसें ले रही थी। अंश जल्दी से उसके पास आया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सोना ने कस के अपनी मुट्ठी में अंश की टी शर्ट को भींच लिया और आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगी। उसके हाथ में लगी चोट की वजह से उसका एक हाथ हल्का सुन पड़ गया था। अंश ने कहा, शांत हो जाओ,
तुम ठीक हो। सोना कुछ देर बाद शांत हुई। अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसने टेबल से पानी का ग्लास लेकर उसे सोना के मुंह के आगे कर दिया। सोना ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया। अंश ने देखा उसके बाल पसीने की वजह से उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसने उन्हें साइड किया और उसे देखने लगा। अंश ने फिक्र करते हुए सॉफ्टली पूछा, आर यू ओके? सोना ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने अंश को देखा और उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने अपने चेहरे से अंश के हाथ को हटाया और उसे गुस्से से देखते हुए बोली, क्या आप जानते हैं शिवी के साथ इतना बुरा किसने किया है? आपके महान ताऊजी ने। उन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में मिस्टर रायजादा? उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा किया। ये कहते हुए उसने नफरत से अंश को देखा। अंश जानता था सोना उससे क्या कहना चाह रही थी। अंश ने उसके चेहरे से अपनी नजरें फेर ली और अपनी आंखें बंद करते हुए उसकी तरफ पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। सोना गुस्से से बेड से नीचे आकर अंश के सामने खड़ी हो गई। वो उसे फेस करते हुए बोली, क्या हुआ? नजरें नहीं मिला पा रहे आप हमसे? वो उसके सीने पर उंगली रखते हुए बोली, उस दिन शिवी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आपने हमें ठहराया, लेकिन आपका क्या? आप तो इसी घर में रहते हैं ना? तो फिर आपकी नाक के नीचे से आपके ही घर पर आपकी बहन के साथ पिछले 3 सालों से गलत होता आ रहा था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारे सवाल करते हुए सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्सा लेकर अंश की आंखों में देख रही थी। अंश जिसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, वो बस सोना को ही देख रहा था, क्योंकि वो जानता था सोना के सवाल जायज थे, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। अंश बचपन से ही अपने ताऊजी से ज्यादा अटैच था। उसने हर एक काम उन्हीं से तो सीखा था, चाहे अच्छा हो या बुरा। सोना ने उससे कोई जवाब नहीं पाया तो उसने फिर से कहा, आपने हमें इतना टॉर्चर किया अपनी बहन के लिए, क्या आप उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? क्या आपके लिए भी एक लड़की की इज्जत अपने घर के मान सम्मान के आगे कोई मायने नहीं रखती? अंश ने कुछ भी नहीं कहा। सोना ने अपना हाथ नीचे कर लिया और निराश होते हुए बेड पर आकर बैठ गई। उसने कहा, हम आपसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? आप उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो तो आपके ताऊजी हैं, जिन पर आप आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। सोना ने कहा और अपने एक हाथ से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। अंश के कानों में उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। कुछ वक्त बाद वो वहां से चला गया। सोना कुछ देर बाद शांत हो गई। तभी शिवी कमरे में आ गई। शिवी जल्दी से उसके पास आकर उसके गले से लग गई। उसने कहा, भाभी आप ठीक है ना? मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं उन्होंने आपके साथ क्या किया होगा, लेकिन भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया। उसने शिवी से कहा, शिवी तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर उन्हें उनके किए की सजा देंगे। शिवी ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाभी, अब उसकी जरूरत नहीं है। भाई ने कहा कि वो उन्हें सजा देंगे। सोना ने ये सुना और वो हैरान हो गई। 1 घंटे बाद अंश एक बड़े से घर के सामने आकर रुका। वो कार से बाहर आया और गुस्से से उस घर के अंदर चला गया। ये ईशा का घर था। उसे कुछ वक्त पहले पता चला सोना को किडनैप करने के पीछे ईशा का हाथ था। उसने घर की बेल बजाना भी ठीक नहीं समझा और गुस्से से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। ईशा के डैड कुछ लोगों के साथ लिविंग रूम में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। उन्होंने अंश को वहाँ इतने गुस्से में देखा तो वो खड़े हो गए। मिस्टर वर्मा ने कहा, अंश तुम यहाँ? अंश गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, ईशा कहाँ है मिस्टर वर्मा? मिस्टर वर्मा ने अंश की बात सुनी तो वो घबरा गए। उसने झूठ बोलते हुए कहा, वो घर पर नहीं है। क्यों? क्या किया उसने? तभी ईशा जो अपने कमरे में बैठकर म्यूजिक सुन रही थी, वो बाहर हो रहे शोर को सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने अंश को वहाँ देखा तो एक पल के लिए घबरा गई। वो नर्वस होकर मुस्कुराते हुए बोली, ओह अंश तुम यहाँ? अंश गुस्से से उसके पास आया और उसके गले को पकड़कर उसे दीवार से लगाते हुए गुस्से से बोला, मैं जानता हूँ तुमने मेरी बीवी को किडनैप किया था। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ ईशा, मेरी बीवी से दूर रहो। शुक्र करो उसे सिर्फ चोट आई है, अगर उसे कुछ भी हुआ होता तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ देता। ये कहते हुए वो ईशा के गले को दबाने लगा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो कोई शैतान हो। ईशा की मानो आंखें बाहर ही आने वाली थी और उसकी सांसें गले में अटक गई थी। वो अंश के हाथ पर मारते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घुटन की वजह से उसके मुंह से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी का ऐसा हाल देखा तो वो उसके पास आ गई। वो अंश को पकड़कर पीछे खींचने की कोशिश करते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या कर रहे हो तुम? वो मर जाएगी अंश, छोड़ो उसे। अंश ने उसके गले को छोड़ दिया, जिससे ईशा अपना गला पकड़कर नीचे बैठ गई
और सांस लेने की कोशिश करने लगी। अंश ने गुस्से से मिस्टर वर्मा को देखा और कहा, इस लड़की को आज ही देश से बाहर भेजो, मैं दोबारा इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। मिस्टर वर्मा ने अपनी बेटी की हालत देखी और उसके पास आ गए। रात का वक्त, सोना सो रही थी कि तभी पीहू उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई। उसने खाने को टेबल पर रखा और सोना को जगाने के लिए उसके पास आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, भाभी उठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। सोना ने अपनी आंखें खोली। काफी ज्यादा खून बहने की वजह से उसे काफी कमजोरी आ गई थी। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। पीहू ने उसे उठाकर बैठने में मदद की। सोना ने कमजोर आवाज में कहा, पीहू हमें वॉशरूम जाना है। पीहू ने ओके भाभी कहा और उसे लेकर वॉशरूम में आ गई। कुछ देर बाद वो अपना काम करके वापस आई। वो अभी तक अंश के कपड़ों में ही थी। पीहू ने उसे वापस से बेड पर बैठाया और उसे खाना खिलाने लगी। पीहू ने कहा, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैंने आपकी और शिवी की सारी बातें सुन ली थी। सोना ये सुनकर हैरान हो गई। पीहू ने अपना सर झुकाते हुए कहा, आपको पता है मैं और शिवी पिछले 5 सालों से दोस्त हैं, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपने इतने गहरे राज के बारे में पता चलने नहीं दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पीहू ने आगे कहा, शायद वो मुझसे कुछ बांटना ही नहीं चाहती थी, या फिर ऐसा है कि मैं उसकी दोस्ती के लायक ही नहीं हूँ। मैंने भी कभी शिवी के दुख को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे फेस कैसे करूँ। सोना ने उसे रोते हुए देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने पीहू को खींचकर अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, ऐसा नहीं है, तुम शिवी का दुख नहीं समझ पाई। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। शिवी ही वो थी जिसने कभी तुमसे अपना दुख बांटना नहीं चाहा। अगर उसने शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया होता तो उसे इतना सफर नहीं करना पड़ता। कुछ देर बाद पीहू शांत हो गई। उसने कहा, ओह सॉरी भाभी, आपका खाना ठंडा हो गया, मैं अभी दूसरा लेकर आती हूँ। ये कहकर वो जाने लगी तो सोना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दो पीहू, हमें ज्यादा भूख नहीं है, तुम प्लीज हमारे कपड़े बदलने में मदद करो, हमारे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। पीहू ने हाँ में सर हिलाया और ट्रे को टेबल पर रखकर उसने सोना को पहले दवाई खिलाई, फिर कबर्ड से उसके लिए नाइट गाउन लेकर आई। उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे बेड से खड़ा करके उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहाँ पर उसे अंश खड़ा दिखाई दिया। उसने जल्दी जल्दी सोना की शर्ट के बटन वापस से लगा दिया और सोना से कहा, सॉरी भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। लेकिन हमारे कपड़े? सोना उसे रोक पाती उससे पहले पीहू खाने की ट्रे लेकर कमरे से बाहर चली गई। तभी सोना की नजर भी दरवाजे पर खड़े अंश पर पड़ी और वो समझ गई पीहू इतनी जल्दी में क्यों भागी। सोना ने अंश को चिढ़ते हुए देखा। उसने अपनी शर्ट पकड़कर नीचे खींचते हुए कहा, क्या आप पीहू को वापस कमरे में भेज सकते हैं? हमें चेंज करना है, हमने सुबह से यही पहना है। अंश ने इनोसेंटली हाँ में सर हिलाया और कमरे के पास से ही पीहू को देखने लगा, लेकिन पीहू इतने में ही पता नहीं कहीं गायब हो गई थी। वो कमरे में आया और बोला, पीहू चली गई, तुम्हें ये खुद से ही करना होगा। सोना ने फिर से उसी तरह कहा, आप थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? अंश उसके पास आते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। सोना ने गुस्से से उसे देखा। अंश ने कहा, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ। सोना ने ये सुना और उसे घूरने लगी। उसने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि अंश को सोना के दर्द में चिल्लाने की आवाज आई। हाँ! अंश ने ये सुना और बिना सोचे अंदर भाग गया। सोना अपना चोट वाला हाथ पकड़कर खड़ी होकर सुबक रही थी। अंश ने उसे देखा और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश उसे लेकर बाहर आ गया। वो उसे बेड पर बैठाते हुए उसकी स्लीव को रोल करते हुए चोट को देखने लगा। उसने कहा, आई थिंक तुमने अपना हाथ ऊपर किया, इसलिए तुम्हारी मसल्स खिंच गए। ये कहकर उसने उसकी स्लीव वापस से नीचे कर दिया। सोना उसे अपने लिए परेशान होते देख रही थी। अंश ने उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस की तो वो अपना सर ऊपर करके उसे देखने लगा। उसने देखा उनका चेहरा कितना करीब था। इधर पीहू एक कमरे के बाहर पिलर से टिक कर खड़ी थी। उसके हाथ में ट्रे था और वो अंश से जानबूझकर छिप रही थी। उसने झांक कर अंश के कमरे की तरफ देखा और दरवाजा बंद देखकर उसने राहत की सांस ली। वो जाने के लिए मुड़ी तभी वो सामने से आ रहे एक शख्स से टकरा गई और ट्रे का सारा खाना उस शख्स के ऊपर गिर गया। पीहू अपना मुंह खोलकर उसे देखने लगी। किससे टकरा गई पीहू? अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
पीहू अपने सामने खड़े उस इंसान को मुंह खोलकर देख रही थी, जिसके ऊपर अभी अभी उसने खाना गिराया था। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि सम्राट खड़ा था। वो अपने कपड़ों को हैरानी से देख रहा था, जो कि खाना गिरने की वजह से पूरी तरह से गंदे हो गए थे। उसने गुस्से से पीहू को देखा। सम्राट, जो पहले से ही अपना प्लान खराब होने की वजह से बहुत गुस्से में था, पीहू की इस हरकत के बाद उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, हैव यू लॉस्ट योर माइंड? जब देखो तब कुछ ना कुछ करती रहती हो। क्या तुम्हें मैं ही मिला हूँ ये सब करने के लिए? पीहू उसके चिल्लाने से डर गई। वो उसके पास आई और उसके कपड़े को अपने हाथ से झाड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आई एम सो सॉरी। सम्राट ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, आइंदा से मेरे आसपास भी भटकी तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। पीहू उसके गुस्से को देखकर और ज्यादा घबरा गई। उसने अपना सर झुका लिया और डरते हुए कहा, आई एम सॉरी। सम्राट ने उसका हाथ झटक कर छोड़ दिया और उसे घूरते हुए कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद पीहू अपने हाथ को देखने लगी, जिस पर सम्राट के उंगलियों के निशान बन गए थे। वो अपने आंसू साफ करते हुए ट्रे उठाने लगी। इधर कमरे में अंश और सोना एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी पूल साइड से एक तेज हवा का झोंका आया और उनके चेहरे से टकरा गया। ठंडी हवा को अपने ऊपर महसूस करते हुए दोनों के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उनका ध्यान टूट गया। अंश सोना से दूर हुआ और उसकी तरफ पीठ करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कपड़े बदलने में मदद कर देता हूँ। आई स्वेयर मैं कुछ नहीं देखूंगा। अंश की बात सुनकर सोना के गाल लाल हो गए। उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और कहा, ठीक है, और वो बेड से खड़ी हो गई। अंश ने कमरे की लाइट ऑफ की, जिससे कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। अंश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अंश को अपने इतने पास देखकर सोना का दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसे अंश भी सुन पा रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ सोना की शर्ट की तरफ बढ़ाया और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। अंश की उंगलियों को अपने स्किन पर महसूस करते हुए सोना ने कसकर अपनी मुट्ठी बांध ली। अंश ने जल्दी से उसकी शर्ट के बटन खोले और उसका हाथ पकड़कर शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया। ऐसा करते ही सोना को अपने शरीर पर ठंडी हवा का एहसास हुआ और उसकी सांसें तेज हो गईं। अंश सोना के दूसरे कपड़े उठाने के लिए बेड की तरफ झुका और तभी उसकी नजर मिरर वॉल के सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहां चांद की हल्की रोशनी में सोना और उसकी परछाई दिख रही थी। वे दोनों बहुत करीब लग रहे थे और उस परछाई में अंश सोना के आकर्षक बॉडी स्ट्रक्चर को देख पा रहा था। अंश ने उससे अपनी नजरें फेर ली और कपड़े उठाकर उसे कुछ ही पल बाद कपड़े पहना दिए। उसने कहा, इट्स डन, और उसने लाइट ऑन की। अंश ने सोना का चेहरा देखा, जो एकदम टमाटर की तरह लाल था। अंश ने उसे बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। अंश ने उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट डाला और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सोना ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी तेज हो चुकी सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगी। उसे अंश की करीबी बहुत बेचैन कर रही थी। इधर अंश का भी वही हाल था। वो वॉशरूम में आया और अपने कपड़े हैंगर पर टांगते हुए तेज सांस लेने लगा। सिर्फ उसे ही पता था सोना को कपड़े पहनाते वक्त उसने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा था। उसने अपने कपड़े उतारे और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, उसके सर पर बड़ी चोट थी। फिर भी उसने ठंडे पानी से शावर लिया। कुछ वक्त बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो अपने कपड़े पहनकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने सोना को देखा, जो दवाई के असर से सो चुकी थी। अंश ने कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो किचन में था। उसने एक प्लेट में खाना निकाला और उसे लेकर हवेली के पीछे की तरफ चला गया। अंश हवेली के पीछे आया और बेसमेंट में जाने वाले दरवाजे के पास रुक गया। इस वक्त तक उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। गार्ड ने उसके लिए बेसमेंट का दरवाजा खोला और अंश अंदर चला गया। बेसमेंट में लाइट डिम थी, इसलिए वहाँ पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ कदम चलते ही अंश को सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। उसके सामने एक 62 साल का आदमी रस्सी से लटक रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति सिंह था। उसके सर पर अभी भी खून के निशान थे, जहां पर कल रात सोना ने उसे चोट दिया था। देखकर लग रहा था जैसे उसने बहुत वक्त से कुछ खाया पिया ना हो। अंश पास की ही कुर्सी खींचते हुए उसके सामने लेकर आया और उस पर बैठ गया। शक्ति सिंह को वहां पर किसी के होने का आभास हुआ तो उसने अपनी थकी हुई आंखें खोली। अंश को अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। लड़के, तुम बहुत पछताओगे, खोलो हमें, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुम अपने ताऊजी से बैर कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गई। अंश ने बिना किसी भाव के कहा, आप मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा तमीज से कीजिए।
अगर आप मेरे ताऊजी नहीं होते तो आपने जो शिवी के साथ 3 सालों तक किया उसके लिए मैं कब का आपके टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। अंश के दिल में अपने लिए इतनी कड़वाहट देखकर शक्ति सिंह ने गुस्से से कहा, तुम लड़के तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना, नहीं तो आज तुम जैसे नाजायज औलाद को कौन अपने सर पर बिठाता। अंश ने ये सुना और उसने गुस्से से खाने की प्लेट को साइड में फेंक दिया। उसने कुर्सी को लात मारी और शक्ति सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से से कहा, मैं नाजायज नहीं हूँ। शक्ति सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कह देने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम भले ही शिवा के बेटे हो, लेकिन सबको पता है तुम नाजायज हो। अंश ने गुस्से से कहा, अभी तक आपने मेरी शराफत देखी। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था, लेकिन अब मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे कुछ लगते थे। आपने मेरी जिंदगी के 2 इम्पोर्टेंट लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कोशिश करूंगा आपकी खातिरदारी में कोई कमी ना आए। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया। शक्ति सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो अंश। देखना बहुत जल्द तुम मेरे पास आओगे। ये सुनकर अंश के कदम रुक गए। उसने बिना पीछे देखे हुए ही कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और वो बेसमेंट से बाहर आ गया। वो कमरे में आया। शक्ति सिंह के उसे नाजायज कहने से अंश का दिल बेचैन हो उठा था। उसने सोना को देखा जो बेड पर आराम से सो रही थी। उसे देखते हुए वो उसके पास आकर लेट गया। उसने सोना की कमर में अपने हाथ लपेट लिए और उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा रखकर सो गया। कुछ ही पल बाद उसे सुकून का एहसास हुआ। अगली सुबह सोना की नींद खुली। एज यूजुअल अंश उसे टाइटली पकड़कर सो रहा था। सोना को अब उसके इस हरकत की आदत सी हो गई थी, लेकिन उसे अपने करीब देखकर सोना अपने दिल की धड़कन को तेज होने से रोक नहीं पाती थी। सोना ने कुछ देर उसे देखा और उसके हाथ पर उंगली से छूते हुए कहा, मिस्टर रायजादा छोड़िए हमें, सुबह हो गई। अंश ने उसके साथ ही उसे और कसकर पकड़ लिया। सोना ने देखा उसके साइड पर ब्राउनी सो रहा था। सोना ने उसे हाथ बढ़ाकर अपने पास खींच लिया और अंश के चेहरे के सामने कर दिया। ब्राउनी अंश के गाल को अपनी छोटी सी जीभ से चाटने लगा। अंश गहरी नींद में था तब जब उसे अपने गाल पर कुछ गीला और सॉफ्ट चीज महसूस हुआ। ब्राउनी उसे ऐसे चाट रहा था जैसे वो कोई स्वीट कैंडी हो। अंश ने अपनी आंखें खोली और ये मोमेंट उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोमेंट था। अंश जोर से चीखा, व्हाट द हेल। सोना अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, इट्स कॉल्ड हेवन। आप कितने लकी हैं कि सुबह सुबह आपको ब्राउनी से मॉर्निंग किस मिल गई। अंश ने ये सुना और गुस्से से उसे घूरने लगा। सोना बेड से उठने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस से बेड पर खींच लिया। सोना उसकी इस हरकत से हैरान हो गई। सोना बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? अंश उसके ऊपर आते हुए बोला, ओह रियली बीवी, फिर तो तुम्हें भी इस जन्नत की सैर करा ही देता हूँ। उसका मतलब समझते ही सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अंश शातिर मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। सोना ने घबराते हुए कहा, देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अंश उसे परेशान करने के लिए उसके गले के पास अपने अंगूठे से सहलाने लगा। उसने कहा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उसे ऐसा करते ही सोना के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने कहा, वो हमें चोट आई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर अंश के होठों पर मुस्कान आ गई और वो धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। उसे सोना के कांपते होठों को देखकर अपने अंदर अजीब सी प्यास का एहसास हुआ और बिना देरी किए उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। वो उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वो अभी उसे किस कर ही रहा था कि उसके मुंह से तेज चीख निकल गई और वो सोना से दूर हट गया। सोना ने देखा ब्राउनी ने अंश की बाजू पर काट लिया था, जिससे अंश जोर से चीखा। वो बेड से खड़ा हुआ और गुस्से से उस छोटे शैतान को देखने लगा जो उसे देखकर भौंक रहा था। अंश ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अंश उसे पकड़ने के लिए लपका, लेकिन इस बार ब्राउनी बेड से कूदकर भाग गया। अंश उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक ब्राउनी वहाँ से भाग गया था। अंश ने गुस्से से सोना को देखा और चिल्लाते हुए बोला, आज के बाद ये कुत्ता मेरे आसपास नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मैं इसे इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। ये सुनकर भी सोना अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़कर अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंश ने उसे गुस्से से देखा और कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, रुको अभी बताता हूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन सोना बेड से दूसरी तरफ से नीचे आकर कमरे से बाहर चली गई। अंश जोर से चिल्लाया, बीवी रुको, तुम बीमार हो, तुम भाग नहीं सकती। वो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। सोना लिविंग रूम में आ गई
जहाँ पर घर के सभी लोग इकट्ठा होकर दीवार पर टंगी बड़ी सी टीवी को हैरानी से देख रहे थे। अंश भी तब तक उसके पीछे आ चुका था। वो सोना को पकड़ते हुए बोला, पकड़ लिया, तुम मुझसे नहीं भाग सकती। ये सुनकर उन सबका ध्यान उन दोनों पर आ गया। सोना और अंश को इस तरह देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी अंश की नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ी और उसने सोना को छोड़ दिया। टीवी को देखते हुए उसका चेहरा कठोर हो गया और उसकी आंखें छोटी हो गईं। वहीं सोना भी टीवी की तरफ घूर कर देखने लगी और वो भी परेशान सी हो गई उस न्यूज को देखकर। आखिर क्या दिखाया जा रहा था न्यूज में, जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड 5 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। टीवी पर एक न्यूज चल रही थी, जहां पर एक न्यूज एंकर कह रही थी, आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली शहर के सबसे बड़े परिवार के बड़े बेटे मिस्टर शक्ति सिंह रायजादा की एक कार दुर्घटना से मौत हो गई। कहा जा रहा है वे मुंबई से दिल्ली लौट रहे थे और तभी हाईवे पर एक बड़े से ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट से कार के चिथड़े उड़ गए, जिसकी वजह से उसमें फंसे शक्ति सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है ये उनके किसी दुश्मन का काम है। उसके साथ ही वहाँ पर शक्ति सिंह की तस्वीर दिखाई जा रही थी और साथ एक्सीडेंट स्पॉट की भी फोटोज थी। सभी लोग देख पा रहे थे कि वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि किसी का भी बचना नामुमकिन था। अंश टीवी को बिना किसी भाव के देख रहा था। इधर सोना और शिवी भी हैरानी से टीवी को देख रही थी। उनकी नजर अपने आप ही अंश की तरफ घूम गई और अंश का कठोर चेहरा देखकर वे दोनों कुछ समझने की कोशिश करने लगी। घर के सभी लोग सदमे में थे। शारदा बेसुध हालत में अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अंश को देखते हुए कहा, अंश ये क्या हो गया? और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई। ये देखकर पीहू और सोना दौड़कर उनके पास आ गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। शिवा, नीलिमा और घर के सभी लोग, खास करके राजन सिंह, अपने बड़े बेटे की मौत से बहुत दुखी हो गए। सम्राट भी अपने कमरे से बाहर खड़े होकर उन सबको देख रहा था। उसने कहा, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। कुछ समय के बाद अंश, शिवा और रेहान एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे। उस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। वहाँ पर शक्ति सिंह की कार के परखच्चे उड़ गए थे। पुलिस ने बताया वे लोग बहुत मुश्किल से शक्ति सिंह की बॉडी पार्ट्स को ढूंढ पाए, क्योंकि सड़क पर घसीटने की वजह से उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। शिवा ने बदहवासी में अंश से कहा, ये कौन कर सकता है, इतना बेरहम? अंश ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद पुलिस के सवाल जवाब के बाद वे तीनों शक्ति सिंह की बॉडी पार्ट्स को घर लेकर आ गए। घर पर सभी लोग मौजूद थे। सबने सफेद रंग के कपड़े पहने थे। लेडीज को वहां आना मना था, इसलिए वे सब शारदा के कमरे में उनके पास थे। शारदा की हालत बहुत खराब थी। वहां पर शहर के कई बड़े परिवार के लोग शक्ति सिंह को अंतिम विदाई देने आए थे। अंश, दीप, रेहान, शौर्य और सम्राट एक कोने में खड़े थे। वहां पर एक 30 साल का हैंडसम लड़का अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेकर अंदर आ गया। वो थे नीलिमा के बाबा अग्रवाल साहब और उसके भाई का बेटा करण। करण अपने दादाजी को लेकर राजन सिंह के पास आया और उन्हें प्रणाम करके अपने दादाजी को छोड़कर अंश के पास आ गया। वो अंश के गले लगते हुए बोला, अंकल के जाने का दुख है अंश, आई नो उनके करीब सिर्फ तुम ही थे। अंश ने भी उसके पीठ पर हाथ रखा। करण उससे दूर हुआ और उसके पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सबने शक्ति सिंह को विदा किया। हवेली में सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। ऐसे ही शाम हो गई। वहाँ पर आए सभी लोग वापस चले गए। घर के लोग हॉल में बैठे थे। राजन सिंह और नीलिमा के बाबा के साथ शिवा, गौतम, अंश, सम्राट और रेहान हॉल में मौजूद थे। उनके पास दीप, शौर्य और करण भी मौजूद थे। कमरे में सोना, शिवी और पीहू के साथ थी। वे तीनों बातें कर रहे थे। वे तीनों शक्ति सिंह के जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। वे तीनों बातें कर ही रहे थे कि एक मेड उनके कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, सोना मैडम, आपको मैडम रायजादा उनके कमरे में बुला रही हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चली गई। इधर करण अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसने यहाँ किसी जाने पहचाने चेहरे को देखा जो एक कमरे में जा रही थी। करण उसे सिर्फ साइड से ही देख पाया। करण ने सोचा शायद ये उसका वहम होगा। वो फिर से अपना फोन चलाने लगा। कुछ देर बाद वो अपने दादाजी को लेकर हवेली से चला गया। रात का वक्त। सोना कमरे में सोफे पर बैठकर अंश के आने का ही इंतजार कर रही थी। वो उससे सुबह से ही बात करना चाहती थी। उसे लग रहा था आज जो कुछ भी हुआ वो सब अंश ने किया था। कुछ देर बाद अंश कमरे में आया। सोना उसे देखकर सोफे से खड़ी हो गई। अंश वॉशरूम में जाने वाला था कि सोना ने उसे रोकते हुए कहा, सुनिए। ये सुनकर अंश के कदम अपनी जगह पर रुक गए। सोना उसके पास आते हुए बोली, आज ताऊ जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आप। सोना कह ही रही थी कि अंश ने बीच में कहा,
जो हुआ उसे भूल जाओ। वो जाने लगा तो सोना ने फिर से कहा, आपने इंजेक्शन नहीं लगवाया? वो सुबह ब्राउनी ने आपको काटा था। ये सुनकर अंश ने कहा, बस अभी दीप के पास ही जा रहा हूँ। और वो सोना के बगल से होते हुए वॉशरूम में चला गया। उसके ऐसे अपनी बातों को इग्नोर किए जाने से सोना थोड़ी निराश हो गई, लेकिन वो बेड पर बैठते हुए बोली, इनका भी पता नहीं कब क्या कर दे। कुछ देर बाद अंश वॉशरूम से बाहर आया और कपड़े पहनकर कहीं चला गया। 7 दिन बाद सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। अंश ने शक्ति के सारे काम संभाल लिए थे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अंडरवर्ल्ड में शक्ति सिंह का जितना नाम था उससे कहीं ज्यादा अंश का था, इसलिए उसे किसी भी चीज के लिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सोना गहरी नींद में थी। उसके हाथ की चोट भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। अंश सोफे पर बैठकर बेड पर किसी को घूर रहा था। बेड पर कोई और नहीं बल्कि ब्राउनी था, जो कि गुस्से से अंश को घूर रहा था, जैसे वो सोना को अंश से प्रोटेक्ट कर रहा हो। अंश पिछले 3 घंटों से बैठा उसे घूर रहा था। जब भी वो सोना के पास जाने की कोशिश करता, ब्राउनी उसे अपने दांत दिखाने लगता। पिछले 4 दिनों से यही चल रहा था। जब भी अंश उसके पास आने की कोशिश करता, तब ब्राउनी अंश के पीछे पड़ जाता, जिस वजह से अंश भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। ब्राउनी अपने दांत दिखा के गुर्रा रहा था। उसकी आवाज सुनकर सोना जाग गई। उसने ब्राउनी को देखा जो उसके पीछे किसी को गुस्से से घूर रहा था। सोना झट से पलट के अपने पीछे देखने लगी। पीछे देखते ही सोना ने अपना मुंह बनाया, क्योंकि अंश भी गुस्से से ब्राउनी को घूर रहा था। सोना उठकर बैठ गई। उन दोनों ने उसे नोटिस नहीं किया। सोना ने अपना सर हिलाया और धीरे से बेड से खड़ी होकर वॉशरूम में चली गई। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज से अंश और ब्राउनी का ध्यान टूटा। दोनों ने देखा सोना बेड पर नहीं थी। ब्राउनी गुर्राते हुए बेड से नीचे कूदकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अंश अपनी आंखें गोल घुमाने लगा। कुछ देर बाद सोना तैयार होकर लिविंग रूम में आ गई, जहाँ पर घर के सभी लोग नाश्ते के लिए बैठे थे। शिवी भागकर सोना के पास आते हुए बोली, भाभी आप एक्साइटेड है ना हमारे साथ चलने के लिए? सोना ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। उसने कंफ्यूज टोन में कहा, हमें कहाँ जाना है जो हम एक्साइटेड हो? शिवी ने कहा, ओफो भाभी, भाई ने आपको बताया नहीं, हम इंदौर जा रहे हैं। इंदौर का नाम सुनकर सोना के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, इंदौर? हम इंदौर क्यों जा रहे हैं? नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सोना, आज शाम हम सब सम्राट के नाना के घर इंदौर जा रहे हैं, मतलब मेरे बाबा के यहाँ। सोना ने अपना मुंह फुला लिया और कहा, ओह। शिवी ने कहा, और भाभी आपको मजे की बात तो पता ही नहीं है, 4 दिन बाद भाई का जन्मदिन है। सोना अंश के जन्मदिन के बारे में सुन के हैरान हो गई, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने फिर से कंफ्यूज होते हुए पूछा, जन्मदिन है तो हम इंदौर क्यों जा रहे हैं? नीलिमा टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली, वो क्या है ना, अंशु का बर्थ प्लेस इंदौर ही है। हम हर साल उज्जैन महाकाल मंदिर में उसके लिए पूजा करवाते हैं। अंशु पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता, लेकिन वो अपने नाना जी की खुशी के लिए पूजा में बैठ ही जाता है। ये सुनकर सोना मुस्कुराने लगी। नीलिमा ने आगे कहा, हर बार अंशु अकेला ही पूजा में बैठता था, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। अब तो तुम भी हो ना, इसलिए तुम भी उसके साथ पूजा में बैठोगी। सोना ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया। नीलिमा ने कहा, जाओ अंशु को बुला कर लाओ। सोना ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में आ गई। अंश अपनी शर्ट के बटन बंद करते मिरर के सामने खड़ा था। तभी उसकी नजर सोना के ऊपर पड़ी, जो खोई हुई सी अंदर आ रही थी। अंश के दिमाग में कुछ आया और उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के 2 बटन तोड़ दिए। अंश ने उसे आवाज दिया, बीवी। अंश की आवाज से सोना का ध्यान टूटा। सोना उसे देखते हुए बोली, जी आपने कुछ कहा? अंश ने अपने हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। सोना कंफ्यूज होकर उसके पास आ गई। अंश ने अपने हाथ को उसके आगे किया, जिसमें उसकी शर्ट के 2 बटन टूटे हुए थे। सोना उसके हाथ में रखे बटन को आंखें छोटी करके घूरने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये कैसे टूटे? और वो उन बटन को उठाकर अंश को देखने लगी। अंश ने उसके सवाल पर बस अपने कंधे उठा दिए। सोना उसे घूरते हुए कबर्ड के पास आई और दूसरी शर्ट निकालकर अंश के पास आ गई। इस बार अंश ने उसे घूर कर देखा। सोना उसके हाथ को पकड़कर शर्ट उसके हाथ में रखते हुए बोली, आप ये पहन लीजिए। अंश उसे घूरते हुए अपना पहले वाला शर्ट निकालकर दूसरा पहन लिया। सोना ने अपना सर हिलाया और जाने लगी तो अंश ने फिर से कहा, बीवी। सोना अपनी जगह पर रुक गई। उसने पीछे देखा, जहाँ पर अंश फिर से अपनी शर्ट के 2 बटन लेकर खड़ा था। सोना ने उसे मुंह खोलकर हैरानी से देखा। अंश अपनी आंखों में शरारत लेकर उसे देख रहा था। सोना मुंह बनाते हुए फिर से उसके लिए एक और शर्ट लेकर आई। अंश ने इस बार उसके सामने ही उसका बटन तोड़ दिया।
ऐसा करते हुए उसने लगभग 5 शर्ट के बटन तोड़ दिए। सोना पैर पटकते हुए फिर से कबर्ड से एक ब्लैक शर्ट लेकर आई। उसने उसे अंश के हाथ में रख दिया और उसके सामने अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो गई। अंश उसे देखते हुए शर्ट पहनने लगा। उसके शर्ट पहनने के बाद सोना उसे घूरते हुए उसके पास आई और उसके कॉलर को ठीक करते हुए शर्ट के बटन लगाने लगी। अंश ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से घेर लिया और अपने करीब कर लिया। सोना अंश की शर्ट के बटन लगा रही थी और अंश उसकी कमर में हाथ लपेटे उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था इन दिनों उसके साथ क्या हो रहा था। जब भी वो इस लड़की के आसपास होता, ये उसे सुकून का एहसास करवाती थी। अंश ने देखा सोना के बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, जो उसके होठों को छू रही थी। अंश ने हाथ बढ़ाकर उसे उसके कान के पीछे किया और उसे देखने लगा। उसके ऐसा करने से सोना अपना सर उठाकर उसे देखने लगी। अंश धीरे से उसकी तरफ झुका और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। सोना की आंखें बंद हो गईं। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें इस समय बहुत सारे इमोशन दिखाई दे रहे थे। अंश उसकी आंखों में देखने लगा। क्या अंश और सोना के बीच बढ़ रही है नजदीकियां? अब क्या मोड़ लेगा इनका रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी उनके पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। दोनों ने उस आवाज की तरफ देखा। नीलिमा अपने मुंह पर हाथ रखकर झूठी खांसी की आवाज निकालते हुए इधर उधर देख रही थी। अंश जल्दी से सोना से दूर हुआ और अपनी शर्ट के बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगा। सोना भी अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। नीलिमा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और सोना के सर पर हल्का सा मारते हुए बोली, सोना, मैंने तुम्हें अंश को ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए भेजा था, खुद गायब होने के लिए नहीं कहा था। सोना इधर उधर देखने लगी। वो माँ, हम, नीलिमा ने कहा। समझ गई, तुम्हें आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नीलिमा की बात सुनकर सोना कमरे से बाहर चली गई। नीलिमा ने अंश से कहा, तुम भी जल्दी तैयार होकर नीचे आओ, कुछ बातें करनी है। और वो चली गई। अंश मिरर के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। अचानक से अंश को मिरर में कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका खून खौल गया। ब्राउनी अंश के शूज पर सुसु कर रहा था। अंश जोर से चिल्लाया, कुत्ते के बच्चे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने हेयर ब्रश को उसकी तरफ फेंका। ब्राउनी उसे देख के भौंकने लगा। अंश उसके पीछे फ्लावर वास लेकर भागा। वे दोनों पूरे कमरे में भागने लगे। ब्राउनी के भौंकने और अंश के चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। सभी लोग जो नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, वे सब अंश के कमरे की तरफ देखने लगे। तभी उन्होंने देखा ब्राउनी भागकर नीचे आ रहा था। अंश उसके पीछे आते हुए बोला, मैं इसे जान से मार दूंगा। शिवा चाय का घूंट लेते हुए बोले, इन दोनों ने घर को मछली बाजार बना दिया है। अंश तेज आवाज में बोला, गार्ड्स, इस कुत्ते को अभी के अभी घर से बाहर फेंको। सोना ये सुनकर भाग के ब्राउनी के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। ब्राउनी अभी भी अंश को देखकर भौंक रहा था। गार्ड्स भी अंदर आ गए। सोना ने उन्हें देखा और कहा, खबरदार जो इसे हाथ लगाया। मिस्टर रायजादा, आप ब्राउनी के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? अंश अपने हाथ में रखे शू को फर्श पर पटकते हुए बोला, इसने मेरे शूज पर सूसू कर दिया, सुना तुमने? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। शिवा ने कहा, तो तुम दूसरे शू पहन सकते हो, इसमें इतना हंगामा करने वाली क्या बात है? ये सुनकर अंश सबको घूरने लगा। इस कुत्ते ने उसे इतना परेशान कर दिया था कि अब हर जगह उसे वो ही नजर आता था। वो सबको घूरते हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। सबने जो अब तक अपनी हंसी को रोक रखा था, अंश के जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद अंश कमरे से बाहर आया और सबको घूरते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सोना ने उसे नाश्ता सर्व किया और वो सबको इग्नोर करके नाश्ता करने लगा। शिवा ने कहा, अंश, तुम इंदौर आज ही आ रहे हो ना हमारे साथ? इंदौर का नाम सुनकर अंश के हाथ खाते खाते रुक गए। वो फिर से अपनी पुरानी यादों में चला गया। शिवा ने उसे कहीं खोया हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ अंश, तुम आज ही आ रहे हो ना? अंश का ध्यान टूटा। उसने अपना चेहरा फिर से कठोर कर लिया। उसने कहा, नो डैड, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं कल आपको इंदौर में मिलूंगा। शिवा ने फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। इंदौर का नाम सुनकर अंश बेचैन हो गया था। आज उसकी जरूरी मीटिंग थी, लेकिन वो कमरे में आकर स्टडी रूम में बंद हो गया। वहीं दूसरी तरफ सोना इंदौर का नाम सुनकर परेशान हो गई। वो कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई। इसी उधेड़बुन में दोपहर हो गई। सब इंदौर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। सोना भी खोई हुई सी कबर्ड के सामने खड़ी होकर कबर्ड से कपड़े निकालकर बैग में पैक कर रही थी।
तभी अंश स्टडी रूम से लैपटॉप लेकर बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। उसने सोना को देखा जो एकटक कहीं देखते हुए अंश के कपड़े बैग में डाल रही थी। अंश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा। वो उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मेरे कपड़े पैक क्यों कर रही हो? सोना ने उसकी बात सुनी और कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। अंश ने उसके हाथ में रखे कपड़ों की तरफ इशारा किया। सोना ने उसे देखा और ये देखकर वो हैरान हो गई। उसने कहा, ये तो आपके कपड़े हैं। अंश उसे घूरते हुए बोला, हाँ, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। क्या तुम मेरे कपड़े पहनने वाली हो इंदौर में? सोना वापस से कपड़े को कबर्ड में हैंग करते हुए बोली, नहीं, हम आपके कपड़े क्यों पहनेंगे? हम तो ये आपके लिए पैक कर रहे थे। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा और कहा, ओ रियली? सोना अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, जी हाँ, हम आपके लिए ही ये कपड़े पैक कर रहे थे। अगर हमारे जाने के बाद आपको पैकिंग करने में परेशानी होगी तो? वो अंश को साइड करते हुए बोली, हटिए अब आप सामने से, हमें पैकिंग करने दीजिए। ये कहने के बाद वो फिर से पैकिंग करने लगी। अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हें कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी कि तुम मुझे प्रॉब्लम में नहीं देख सकती? सोना हकलाते हुए बोली, हम अंश ने उसे अपने पास खींचा और उसके गाल को सहलाते हुए सिडक्टिवली बोला, डोंट यू थिंक तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मेरी परवाह करने लगी हो? क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? सोना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हम ऐसा कुछ नहीं है। अंश ने कहा, झूठ मत बोलो, क्या तुम इंदौर में मुझे मिस करने वाली हो? सोना ने पहले हाँ में सर हिलाया और फिर जब उसे एहसास हुआ तो उसने अपना सर नहीं में हिलाया। उसने कहा, नहीं, हम आपको मिस क्यों करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि आप कभी भी हमारे पास ना हो। कम से कम आपसे कुछ पल के लिए पीछा तो छूटेगा। ये सुनकर अंश ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथ को कस कर पकड़ते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा तुम्हारे सपनों में भी नहीं छोड़ने वाला। तुम बस आज रात के लिए मुझसे दूर जा रही हो, हमेशा के लिए नहीं, समझी तुम? सोना ने धीरे से हाँ में सर हिलाकर उसे जवाब दिया। अंश ने सोना के हाथ को इतना कसकर पकड़ रखा था कि सोना को दर्द होने लगा। सोना उसका गुस्सा देखकर घबरा गई। अचानक से अंश ने उसके सर को पकड़ा और उसे करीब करते हुए उसके गले पर बाइट कर लिया। सोना ने दर्द की वजह से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके मुंह से एक आह निकल पड़ी। अपने द्वारा दिए निशान को देखते हुए अंश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो उस गहरे लाल निशान को छूते हुए बोला, अब नहीं भूलोगी तुम मुझे। उसने सोना के चेहरे को देखा जिसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे दर्द में देखकर अंश अपने सेंस में वापस आया और उसने सोना का हाथ छोड़ दिया और उसे पीठ दिखाकर खड़ा हो गया। सोना ने अपने हाथ को देखा जहां पर अंश के फिंगरप्रिंट थे। अंश लैपटॉप लेकर स्टडी में चला गया। सोना ने उसे जाते हुए देखा और बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने अपने आंसू साफ किए और अंश के कपड़े जो उसने बैग में डाल दिए थे उसे वापस से कबर्ड में रखने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने कुछ जरूरत के सामान को बैग में रखा और कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो नीलिमा के साथ कार में थी। वे लोग इंदौर के लिए निकल रहे थे। उनके साथ शिवी और पीहू भी थे और ब्राउनी को वो कैसे भूल सकते थे। सोना सर झुकाए अपने हाथ को ही देख रही थी। तभी नीलिमा ने उसके कंधे को छूते हुए कहा, सोना, तुम कहाँ खोई हो? हम एयरपोर्ट पहुँच गए बेटा। अचानक से ऐसी किसी के टच को महसूस करके सोना हड़बड़ा गई और उसने नीलिमा के हाथ को झटक दिया। नीलिमा हैरानी से उसे देखने लगी। सोना को जब एहसास हुआ उसने क्या किया है, वो जल्दी से नीलिमा से माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी माँ, हमारा ध्यान नहीं था। पीहू ने सोना को छेड़ते हुए कहा, ओह, लगता है भाभी किसी को बहुत मिस कर रही है। सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और हिचकिचाते हुए कहा, नहीं तो हम बस कुछ और सोच रहे थे, सच में। कुछ घंटे बाद इंदौर। सोना फिर से इंदौर में थी। उसे यहाँ आते ही अचानक से पुरानी यादों ने घेर लिया। उसे आदित्य की याद आने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने लगभग 10 साल इंदौर में बिताए थे और साथ ही उसे ऐसी यादों ने उसे घेर लिया जिन्हें वो अपने जहन से निकाल देना चाहती थी, लेकिन ये नामुमकिन था। सभी लोग फ्लाइट से बाहर आए। उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ पर पहले से ही कई सारी कार्स मौजूद थी। वो सब कार में बैठने को थे कि नीलिमा सोना को रोकते हुए बोली, सोना, तुम्हारे बालों को खोल लो, बंधे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। सोना उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगी। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था वो सोना से क्या कहे। उन्होंने गहरी सांस ली और उसके गले की तरफ इशारा करते हुए कहा,
वो तुम्हारे गले पर कुछ निशान है। उसे बताने में भी अजीब लग रहा था कि सोना के गले पर लव बाइट है। सोना को अचानक से ध्यान आया कि अंश ने उसके साथ क्या किया था। उसने अपने हाथ से उस जगह को छिपा लिया और कहा, ओ माँ, ये बस। नीलिमा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने बाल खुले कर लो, ये छिप जाएगा। सोना ने जल्दी से अपने बाल खोल लिए। कुछ देर बाद सोना एक बड़ी सी पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। ये हवेली रायजादा परिवार की ही थी, जिसे राजन सिंह ने अपने पिता के साथ बनवाया था जब वे इंदौर में रहते थे। सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हवेली को देख रही थी, क्योंकि रात होने की वजह से वो जगह लाइट में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। शिवी, पीहू, नीलिमा, इन तीनों ने सोना का ऐसा रिएक्शन देखा तो मुस्कुराई। पीहू ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोली, आओ भाभी, आपको मैं भाई का महल दिखाती हूँ। और वो सोना को खींचकर अंदर ले गई। हवेली बाहर से जितनी सुंदर थी उतनी ही अंदर से भी थी। सोना बस हैरान होके उस जगह को चारों तरफ देख रही थी। वो इंदौर में इतने वक्त से रह रही थी, लेकिन उसने कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। उसके मुंह से निकला, वाह। सोना घर की सुंदरता में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता नहीं चला, सब उसे ही देख रहे थे। कुछ पल बाद सोना सबको खुद को ऐसे देखते पाकर झेप गई। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब इसे देख सकती हो। फिलहाल तुम कमरे में जाकर आराम करो। नीलिमा ने शिवी से कहा, शिवी, जाकर सोना को अंश का कमरा दिखा दो। शिवी और पीहू सोना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उनके साथ ले गई। 2 मिनट चलने के बाद वे तीनों एक कमरे में आ गए। शिवी ने कहा, ओके भाभी, हम आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, बाय। कहते हुए वे दोनों वहाँ से चली गयी। सोना ने कमरे को देखा। कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ पर भी सोना को दिल्ली वाले घर जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि लगभग कमरा एक जैसा ही था। बस बाहर स्विमिंग पूल की जगह एक छोटा सा सुंदर बगीचा था, जिसमें छोटे छोटे पौधे थे और साथ में एक झूला भी। सोना मिरर डोर को साइड करके छोटे बगीचे में आ गई। वो मुस्कुराते हुए झूले में बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। बाहर गार्डन एरिया में लाइटिंग की गई थी, जिससे वो जगह बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद उसने कपड़े बदले और नीचे आ गई। नौकरों ने सबके लिए खाना तैयार कर लिया था, क्योंकि कल पूजा थी और सफर में सभी लोग थक गए थे, इसलिए सब जल्दी ही खाना खाकर सोने चले गए। क्या नया मोड़ लेगी सोना की लाइफ इंदौर शहर में, जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सोना कमरे में इधर उधर टहल रही थी। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कुछ बुरा होने वाला था। उसका मन बहुत बेचैन था। वो सोचते हुए बालकनी के झूले में आकर बैठ गई। वो आसमान में दिख रहे चांद को देखते हुए कुछ सोचने लगी। चांद को देखते हुए उसे पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। अंश, दीप और शौर्य भी इंदौर की हवेली पर आ गए थे। अंश कमरे में आया। उसने ओवरकोट को बेड पर फेंका और सोना को ढूंढने लगा। जल्द ही उसकी नजर बालकनी के झूले पर पड़ी और वो उसके पास आ गया और झूले में बैठी उस लड़की को देखने लगा, जिसे वो कब से बहुत मिस कर रहा था, जिसकी वजह से उसे अपना कल आने वाला प्लान कैंसिल करके आज आना पड़ा। सोना के सर के बीचों बीच सुर्ख लाल रंग और गले में काले मोतियों से गुथी माला दिखाई दे रही थी, जो अंश को एहसास करा रही थी कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की जो उसके सामने इस समय गहरी नींद में थी, वो सिर्फ उसकी थी। वो चांद की हल्की लाइट में बहुत सुंदर लग रही थी। उसे लग रहा था उसका दिल उसके सीने से बाहर आने को तैयार था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ा के सोना के चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। इधर सोना गहरी नींद में थी। तभी उसे नींद में ही लगा कोई उसके पास आ रहा हो और उसी के साथ उसे अपने ऊपर ठंडी हवा का दबाव महसूस हुआ। उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली और खुद में सिमट गई। तभी उसके कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, वेलकम बैक सोना। और उसके साथ ही उसे अपने गले के पास गर्म सांसों का एहसास हुआ। सोना का शरीर कांप गया और उसने बिना सोचे समझे उसे तेज धक्का दिया। तभी उसे सामने से आवाज आई, तुमने मुझे धक्का दिया, हाउ डेयर यू। इस आवाज को सुनकर सोना ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने देखने लगी। अपने सामने अंश को देखकर सोना हैरान हो गई। अंश उसके सामने गुस्से से उसे घूरते हुए खड़ा था। उसने हकलाते हुए कहा, आप कब आए? आई एम सॉरी, हमें लगा कोई। अंश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, कोई और से तुम्हारा क्या मतलब है बीवी? क्या तुमने किसी और को भी अपने इतने पास आने की इजाजत दी है? ये कहते हुए उसने सोना की गर्दन को पकड़ा और अपने करीब खींच लिया।
सोना उसकी इस हरकत पर हैरान हो गई। उसने कहा, नहीं, हमारी कहने का वो मतलब नहीं है, हमने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, इसलिए। ये सुनकर अंश की आंखें गहरी हो गई। वो सोना की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तो फिर तुमने किसे एक्सपेक्ट किया था? ये सुनकर सोना ने नहीं में अपना सर हिलाया। उसने सोचा, महादेव, आपने किन पागलों के बीच लाकर हमें फंसा दिया है। एक तरफ ये राक्षस है और दूसरी तरफ। वो सोच ही रही थी कि अंश ने अपनी भारी और डोमिनेटिंग आवाज में कहा, याद रखना, तुम्हारे इतने करीब सिर्फ मैं आ सकता हूँ, कोई और नहीं। ये कहते हुए वो सोना के चेहरे की तरफ झुकने लगा। सोना अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से अंश की आंखों में देख रही थी। सोना को समझ नहीं आ रहा था अंश अचानक से ऐसा बिहेव क्यों करने लगा था। वो दोनों इतने करीब थे कि सोना अंश के पास से आने वाली मैली स्मेल को अपने अंदर महसूस कर सकती थी। उसने अंश के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? दूर हटिए हमसे, हमें नींद आ रही है। ये कहकर वो कमरे के अंदर जाने लगी तो अंश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। इधर दीप और शौर्य कमरे में आ गए। दीप को शिवी को देखने का बहुत मन हो रहा था। उसने कुछ देर सोचा और फिर शिवी के कमरे में चला गया। दरवाजा बंद था लेकिन लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा शिवी आराम से एक तकिए को पकड़ के सो रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। ठंड होने की वजह से उसने ब्लैंकेट ओढ़ रखा था। दीप दबे पांव उसके पास आया और उसके पास बैठ के उसके चेहरे को देखने लगा। शिवी नींद में ही कसमसाई और उसकी आंखें हल्की सी खुल गईं। उसने आधी नींद में दीप को अपने पास देखा तो उसे लगा वो कोई सपना देख रही है। वो मुस्कुराई और तकिए पर अपना चेहरा रख के फिर से सो गई। दीप उसकी इस क्यूट हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसने शिवी के बालों पर अपना हाथ फेरा तो एकदम से शिवी की आंखें खुल गईं। उसने देखा ये कोई सपना नहीं था, दीप सच में उसके सामने था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। दीप ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और बहुत प्यार से बोला, आई मिस्ड यू सो मच प्रिंसेस। शिवी उसके इस एक्शन से हैरान हो गई। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दीप ने उसके मुंह पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, चुप हो जाओ, पीहू जाग जाएगी। ये कहने के बाद उसने पीहू की तरफ इशारा किया जो खर्राटे मारते हुए सो रही थी। शिवी ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाया और धीमी आवाज में कहा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। दीप ने उसे घूर कर देखा और अचानक से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, हाँ तो चलो, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। और वो उसे ले गया। इधर सोना हैरान होते हुए बोली, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? हमारे हाथ पैर अभी सही सलामत है मिस्टर रायजादा, हमें नीचे उतारिए। अंश ने उसे लाकर बेड पर लेटा दिया और वो उसके ऊपर झुक गया। सोना ने अपने हाथ अंश के सीने पर रखे ताकि उनके बीच डिस्टेंस बनी रहे, पर वो अंश के सीने में उसके धड़कते दिल को महसूस कर पा रही थी। अंश ने कहा, बेबी, आज मेरा बर्थडे है, डोंट यू थिंक तुम्हें अपने प्यारे पति को कुछ प्रेजेंट देना चाहिए? ये सुनकर सोना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, बर्थडे? अंश ने कहा, हाँ, अभी रात के 1 बज रहे हैं, इस हिसाब से आज मेरा बर्थडे है। सोना ने हकलाते हुए कहा, हाँ, हैप्पी बर्थडे मिस्टर रायजादा। अंश उसके गाल पर किस करते हुए बोला, और मेरा गिफ्ट? कहते हुए उसने उसके दूसरे गाल को चूम लिया। उसकी इस हरकत पर सोना के गाल लाल हो गए, जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके चेहरे पर आ गया हो। उसने कहा, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है। वैसे भी हम भला आपको क्या ही गिफ्ट दे सकते हैं, आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है। अंश उसके गुलाबी होठों को देखते हुए बोला, वेल, मेरा प्रेजेंट तो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं इसे तुमसे लेना चाहता हूँ। सोना ने ना समझ की स्थिति में उसे देखा। जी? वो बोली। अंश ने उसके होठों को अपनी उंगली से सहलाया और कहा, आई वॉन्ट दिस एज अ गिफ्ट बेबी। उसके कहने का मतलब समझते हुए सोना ने उसे धक्का दिया और बेड से खड़ी होती हुई बोली, कभी नहीं। और वो जाने लगी तो अंश ने उसका दुपट्टा पकड़ दिया। सोना के पैर उसकी जगह पर जम गए और उसने अपने दुपट्टे के दूसरे छोर को पकड़ लिया। अंश उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बीवी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मुझे मेरा प्रेजेंट चाहिए। सोना उसके पास आते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, छोड़िए हमारे दुपट्टे को, नहीं तो हम ब्राउनी को बुलाएंगे। अंश ने ये सुना और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोना को झटके से अपने पास खींचा और उसे गोद में बैठाते हुए अकड़ में बोला, बुला लो, मैं क्या उससे डरता हूँ? अंश रायजादा किसी से भी नहीं डरता, अंडरस्टूड?
सोना ने कहा। ओ रियली? तभी तो आपको एक बार एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ा था, क्या आपको याद नहीं? अंश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस ली और कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? सोना ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा, हम तो सच ही बोल रहे हैं। अंश ने उस लड़की के प्राउड चेहरे को देखा और उसे घुमाकर बेड पर लिटाते हुए उसके ऊपर आ गया। सोना कुछ समझ पाती उससे पहले अंश ने उसे किस कर लिया। सोना इस सडन किस से हैरान हो गई। कुछ देर वो उसके होठों को सुई टॉर्चर करने के बाद वो उससे दूर हुआ और गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोला, आई लाइक माई बर्थडे प्रेजेंट। सोना ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर सो गई। फिर अंश भी उसके पास आकर सो गया। सुबह 5 बजे अलार्म की तेज आवाज से सोना की नींद खुली। वो कभी 6 बजे से पहले नहीं जागती थी, इसलिए उसे आज अलार्म लगाना पड़ा। उसने जल्दी से हाथ बढ़ा के अलार्म को बंद किया और आंखों को मसलते हुए उठकर बैठ गई। देर रात में सोने की वजह से उसे अभी भी नींद आ रही थी। उसे आज अपने आसपास अंश की प्रेजेंस फील नहीं हुआ, तो वो इधर उधर देखने लगी। उसे अच्छे से याद था रात में अंश ने उसे किस तरह परेशान किया और उसके साथ ही था आज ये राक्षस इतनी जल्दी कैसे जाग गए? शायद पूजा की वजह से। हमें भी जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना चाहिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सोना यही सोचते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो अपने कानों में झुमके पहनते हुए कॉरिडोर से लिविंग रूम की तरफ आ रही थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। एक लड़का कह रहा था, बुआ जी, दादाजी ने मुझे आपको लेने भेजा है, वो आप सबका मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। तभी नीलिमा की आवाज आई, हाँ बस 2 मिनट, पीहू जाओ जाकर अपनी भाभी को बुला लाओ। सोना उस लड़के की आवाज सुनकर सदमे में आ गई। उसने खुद से कहा, ये यहाँ क्यों है? क्या हमें कोई गलतफहमी हो रही है? अनजाने में ही उसके कदम पीछे की तरफ चले गए। तभी पीहू उसे अपनी तरफ आती हुई नजर आई। पीहू उसके पास आते हुए बोली, वाओ भाभी, यू लुक सो ब्यूटीफुल। पर सोना के कानों में तो जूं तक नहीं रेंगी। पीहू ने उसे खोए हुए देखा तो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, भाभी चलिए देर हो रही है। सोना अपनी सेंस में लौटी। ओह हाँ चलो। उसने अपने सर को साड़ी के पल्लू से ढका और पीहू के साथ चली गई। बाहर की तरफ जाते हुए भी उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वे लोग बाहर आ गए। सोना को ऐसे घूंघट में देखकर नीलिमा ने कहा, बेटा तुम ऐसे? पीहू नीलिमा को रोकते हुए बोली, आंटी आप समझ नहीं रही हैं, भाभी भाई को बर्थडे सरप्राइज देना चाहती हैं, अपने चांद से मुखड़े को सिर्फ उनको दिखाकर, इसलिए इन्होंने अपने ऊपर घूंघट डाल रखा है। ये कहकर वो हंसने लगी। सोना ने उसकी बात सुनी और उसके कंधे पर हल्का सा मारा। शिवी ने कहा, शट अप पीहू, भैया कल रात को ही आ गए थे, वो और भाभी रात में साथ ही थे, कुछ भी बोलती हो। पीहू अपने कंधे को सहलाते हुए बोली, रियली? लेकिन मुझे तो पता नहीं चला, क्या दीप भाई भी आ गए? उसने शिवी को घूर कर देखा जो इधर उधर देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, अब ये मत कहना तुम कल रात दीप भाई के साथ ही थी, गद्दार। शिवी इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं मैं उनके साथ नहीं थी, मैं तो तुम्हारे पास सो रही थी, सच्ची। वो दोनों अभी बहस कर ही रही थी कि नीलिमा ने कहा, बस बहुत हो गया, चलो अब मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। वो दोनों चुप होकर सोना के साथ एक कार की तरफ बढ़ गई। तभी नीलिमा ने सोना को रोकते हुए कहा, बेटा तुम मेरे साथ उस कार में चलो। सोना ने हाँ में सर हिलाया और उनके साथ एक कार की तरफ बढ़ गई। एक गार्ड ने उनके लिए कार का दरवाजा खोला और वो कार के अंदर बैठ गए। कार में बैठते ही सोना को अजीब सी घुटन का एहसास हुआ, जैसे कल रात उसने महसूस किया था। उसने अपने सामने ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के को देखा, लेकिन वो सिर्फ उसका सर ही देख पा रही थी। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी, जहाँ पर 2 काली गहरी आंखें अजीब सी चमक के साथ उसे देख रही थी। आखिर क्यों घबरा रही है सोना? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उन आंखों को देखते ही सोना ने कसकर नीलिमा का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें अब नॉर्मल होने लगी। नीलिमा ने उसे ऐसे देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? सोना ने झट से अपनी आंखें खोली और सामने रियर व्यू मिरर पर देखा, लेकिन अब वो आंखें वहां दिखाई नहीं थी। उसने नीलिमा से कहा, माँ क्या हम शिवी और पीहू के साथ आ सकते हैं प्लीज? उसने नीलिमा के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधा कार से बाहर आकर शिवी जिस कार में बैठ रही थी वहां पर आकर बैठ गई। उसने अपने सर से घूंघट हटाया और तेज सांसें लेने लगी। पीहू ने उसे ऐसे देखा तो फिक्र करते हुए कहा,
क्या हुआ भाभी, आपने कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे हाफ क्यों रही हैं? सोना ने कहा। कुछ नहीं, लगता है हमारा बीपी लो हो गया है। और उसने बोतल लेकर जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू किया। कुछ पल बाद वो नॉर्मल हुई। उसने कहा, अब ठीक है। कुछ मिनट बाद सब लोग उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए निकल गए थे। सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं होने की वजह से सब जल्दी ही पहुंच गए। सोना जब इंदौर में थी तब कई बार वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आया करती थी। तब उसे लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। सब लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने अंदर गए। सोना ने अपने घुटनों पर बैठकर अपना सर उनके सामने झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही उसने अपना सर ऊपर किया, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसके सामने अंश महापंडित जी के साथ मंदिर के 4 पंडितों से कुछ बात कर रहा था। सोना इसलिए हैरान हो गई क्योंकि वो अंश को पहचान ही नहीं पा रही थी। अंश आज हर रोज से अलग लग रहा था। वो हल्के बियर्ड, सफेद धोती कुर्ता में था। उसके पास से आने वाला खतरनाक ऑरा इस मंदिर में महाकाल के आगे फीका लग रहा था। आज अंश के चेहरे पर शांति थी, जैसे वो हमेशा से ऐसे ही रहता आया हो। वो पंडित जी की बात सुनने में इतना मगन था कि उसे एहसास नहीं हुआ कोई उसे कब से देख रहा था। सोना ने उसे देखते हुए सोचा, क्या ये वही है जो लोगों की जान लेने में एक बार भी नहीं सोचता? क्या ये वही है जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे? क्या ये वही है जिससे हम नफरत करते थे? सोना यही सब सोचते हुए उसे देख रही थी। तभी पीहू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। सोना अपने सेंस में आई। उसी वक्त अंश की भी नजर उस पर पड़ी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो कि बस कुछ ही पल के लिए थी, क्योंकि वो जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। सोना इस समय पीले रंग की साड़ी में थी, जिसका पल्लू उसके सर पर था। उसके कान में बड़े बड़े झुमके और हाथों में भरी हुई कांच की चूड़ियां थी। महापंडित जी ने सोना को गर्भगृह के अंदर बुलाया। सोना ने पंडितों को प्रणाम किया और अंश के बगल में बैठ गई। वे दोनों महापंडित जी के बताए अनुसार पूजा करने लगे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। अंश और सोना हाथ जोड़कर महादेव की पिंडी को प्रणाम कर रहे थे। सोना ने अंश के बारे में सोचते हुए धीरे से कहा, हमें यकीन नहीं होता आपके जैसा राक्षस भी इस मंदिर में हो सकता है। अंश ने ये सुना और धीरे से बोला, तुम भूल रही हो महादेव हम राक्षसों के भी देवता हैं, इसलिए तुम अपना ये मटर के दाने जितना दिमाग चलाना बंद करो। कुछ देर बाद दोनों मंदिर से बाहर आए, जहाँ पर शिवा, नीलिमा और घर के सभी लोग खड़े थे। सोना उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन अंश वैसे ही खड़ा रहा। सोना ने अंश का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींचते हुए बोली, आप भूल क्यों गए हम मंदिर में हैं? इसलिए अपना ये ईगो साइड में रखिए और इनका आशीर्वाद लीजिए। अंश ने सोना को घूरते हुए देखा। अभी उन दोनों ने नीलिमा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया ही था कि उनके बगल में खड़े इंसान को देखकर सोना को सांप सूंघ गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और उसकी आंखें बस बाहर ही आने वाली थी। उसे ऐसे देखकर नीलिमा ने सोना का हाथ पकड़ा और अपने बगल में खड़े इंसान से मिलवाते हुए बोली, सोना, ये मेरे बाबा है, अंश के नाना जी। अंश इन्हीं के कहने से पूजा में बैठता है। ये कहकर नीलिमा मुस्कुराने लगी। सोना उस बूढ़े व्यक्ति को अंश के नाना जी जान के हैरान हो गई। उसने अपने कांपते हाथों को उनके पैरों की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसे होश भी नहीं रहा कि उसे इनसे आशीर्वाद लेना था। वो इतनी खोई हुई थी कि उसे जगाने के लिए अंश ने सबसे छिपकर उसकी कमर पर चिमटी काटी। उसके ऐसा करने से सोना अचानक से अपने सेंस में लौटी। उसने डरते हुए अंश को देखा, जो उसे पैर छूने का इशारा कर रहा था। सोना ने हाँ में सर हिलाया और उनका आशीर्वाद लिया। वो जैसे ही सीधी खड़ी हुई, अंश के नाना जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। ये देखकर सब हैरान हो गए। अंश के नाना जी अग्रवाल साहब ने कहा, सोना, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। सोना के हाथ मुट्ठी में बंध गए और उसने अपने इमोशन को काबू करने के लिए गहरी सांस ली और कहा, हम यहीं थे बाबा। ये सुनकर तो अंश भी हैरान हो गया। उसने कहा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अग्रवाल साहब ने सोना को खुद से दूर किया और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, हाँ, सोना हमारी बेटी है। सोना ने अपना सर झुका लिया। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। अग्रवाल साहब ने अंश को अपने पास आने का इशारा किया। अंश कंफ्यूज चेहरे के साथ उनके पास चला गया। नाना जी ने अंश को गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू बेटा, तुम इस बच्ची को वापस लेकर आ गए। सारी चीज अंश के सर के ऊपर से होते हुए जा रही थी। उसने सोचा, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता?
अंश अपने नाना जी से अलग हुआ। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके चेहरे को देखकर पता नहीं लग रहा था कि वो क्या सोच रहा था। तभी एक लड़का अपने हाथ में फोन लेकर उनके पास आ गया। उसे देखकर सोना ने कसकर अंश का हाथ पकड़ दिया और सोना उस लड़के को देखकर फिर से कांपने लगी। अंश ने ये महसूस किया और उसे देखने लगा। तभी उसके सामने खड़े लड़के ने अपनी आंखों से गॉगल हटाया और अंश के गले लगते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। अंश ने कहा, थैंक्स करण। ये था करण अग्रवाल, उम्र 30 साल, अंश के मामा जी का बेटा और सोना का सबसे बुरा सपना, जिससे वो कभी रूबरू नहीं होना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत ने एक बार फिर उसे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां वो 9 साल पहले खड़ी थी। करण ने सोना को अपनी आंखों में चमक के साथ देखा। अंश ने कहा, अब ये मत बोलना तुम भी सोना को जानते हो। करण उसकी बात पर मुस्कुराया और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब एक ही घर में सालों से रहेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे ही ना। अंश ने ये सुना और उसे करण की बातों का कुछ और मतलब लगा। उसने पूछा, हाउ? अंश की पॉजिटिवनेस वापस आ गई थी। करण का सोना को उसे इस तरह देखना पसंद नहीं आ रहा था। करण ने हंसते हुए कहा, भाई, सोना मेरे दादाजी की केयर टेकर थी, मैं इसे कैसे नहीं जानूंगा। अंश ने ये सुना और उसकी पकड़ सोना के हाथ पर कस गई। तभी पंडित जी ने दोनों को मंदिर की परिक्रमा करने के लिए बुलाया और अंश सोना का हाथ पकड़कर उसे करण के सामने से ले गया। मंदिर का सारा काम खत्म होने के बाद घर की लेडीज मंदिर परिसर में घूम रही थी। सोना ने अपने इतने साल इंदौर में बिताए थे कि उसे इस मंदिर के बारे में हर एक चीज पता थी। वो पीहू और शिवी मंदिर के पीछे की खूबसूरती को निहार रही थी। पीहू ने खुश होते हुए कहा, भाभी, आपको पता है हम यहाँ पर हर साल आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। सोना ने कहा, हाँ, ये जगह सच में बहुत अद्भुत है। तुम्हें पता है, जब इस शहर में हम किसी को नहीं जानते थे तब हमने कई रातें इस मंदिर में बिताई हैं, हमारे छोटे भाई के साथ। सोना ये कहते हुए उदास हो गई। उसे अपने भाई की याद आने लगी। सोना के मुंह से अपने भाई की बात सुनकर पीहू और शिवी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अब तक उन्हें नहीं पता था सोना का कोई भाई भी था। पीहू ने कहा, भाभी, आपने बताया नहीं आपका कोई भाई भी है, कहाँ है वो अभी? उनके सवाल सुनकर सोना ने कहा, हमें नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हमें यकीन है हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे, उसने कहा और अपनी आंख के कोने से आंसू को साफ करते हुए मुस्कुराई। शिवी ने कहा, आप भाई से क्यों नहीं कहते, वो उसे ढूंढ देंगे। सोना ने अपने मन में कहा, तुम्हारे भाई ने ही तो उसे कहीं छुपा रखा है। तभी पीहू ने देखा वहाँ पर कुछ छोटी बच्चियाँ एक जैसे कपड़े पहने डांस कर रही थी। उसने खुश होते हुए कहा, भाभी वो देखो, वो छोटी बच्चियाँ कैसे डांस कर रही हैं, चलो हम भी करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये कहने के बाद पीहू सोना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बच्चों के पास ले आई और बच्चों का डांस देखकर उनके लिए ताली बजाने लगी। उन बच्चों ने जब उन 3 खूबसूरत लड़कियों को देखा तो वो सब भागकर उनके पास आ गए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए अपने बीच लेकर गए और उनके चारों तरफ डांस करने लगे। उन्हें खुश देखकर सोना भी कुछ देर के लिए अपना सब कुछ भूलकर उनके साथ डांस करने लगी। इधर उनसे कुछ दूरी पर करण खड़ा उन्हें डांस करते देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ सोना पर टिकी थी। पीले रंग की साड़ी, खुले लंबे बाल और होठों पर खिलखिलाती हुई हंसी देखकर करण बस एक टक उसे देख रहा था। करण के पीछे कुछ दूरी पर खड़े अंश की नजर भी बस सोना के ऊपर ही थी। वो सोना को पहली बार इतना खुश देख रहा था। उसे याद नहीं था सोना कब उसके सामने इस तरह रही थी। उसे देखते हुए अंश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उधर दीप का भी कुछ यही हाल था। दीप की नजरें भी शिवी के ऊपर ही थी। तभी सोना, शिवी और पीहू ने डांस करना बंद किया। वो तीनों अपने घुटनों पर बैठ गई और उन छोटी बच्चियों के गाल पर चूमकर उन्हें बाय कहने लगी। उन बच्चियों ने भी उन तीनों के गाल पर किस किया और बाय कहकर वहाँ से चली गई। अंश और दीप उन्हें देख ही रहे थे कि तभी शौर्य ने अपना गला साफ करते हुए कहा, भाई यार, अब बस भी करो, तुम दोनों मुझे सिंगल फील कराना बंद करो। अंश और दीप ने उसे घूर कर देखा और वहाँ से चले गए। शौर्य भी उन्हें जाता देखकर उनके पीछे भागा। इधर से भी सोना, शिवी और पीहू थक कर एक चबूतरे के नीचे आकर बैठ गई। पीहू अपने चेहरे के पास अपना हाथ हिलाते हुए बोली, हाँ, बहुत गर्मी लग रही है और मुझे प्यास भी लग रही है। उसने शिवी से कहा, शिवी, चल पानी लेकर आते हैं, और भाभी आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया
और अपनी साड़ी से अपने चेहरे का पसीना साफ करने लगी। तभी किसी ने उसके सामने पानी की बोतल कर दिया। सोना ने जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर अपने सामने खड़े करण पर पड़ी और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सोना उसे देखकर इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने बहुत मुश्किल से सिर्फ एक शब्द कहा, करण। आखिर क्यों घबरा रही है सोना करण को देखकर? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।